स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर जो और बीमारियां हैं, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बीमारियां हैं, ये होने के पीछे कारण हमारी सोच ही है। आज फोर्टिस मैक्स, आज पता नहीं कितने हॉस्पिटल हो गए हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या बीमारियों का इलाज हो रहा है? इलाज तो हो ही रहा है। आप ऐसा क्या कराते हैं जो डॉक्टर्स नहीं करा रहे, जो हॉस्पिटल से नहीं करा रहे? आप ऐसा क्या अलग कराते हैं? लॉस नहीं होगा तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, मुझे ये बताओ। इसका मतलब ये है कि आप गल्ले पे बैठे हो, सामान जो है ले रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। आपने ये तो बता दिया दवाइयाँ चुंबक है, एक ली तो दो आएंगे, दो फिर चार आएंगे, चार आएंगे, फिर वो आपको जीवन लेके चली जाएंगी। लेकिन दवाइयाँ छूटे कैसे? मैं कह रहा हूँ ना, भगवान का अस्तित्व भी सब एक बात पे टिका हुआ है, मेरे मानने पर। नहीं तो भगवान है या नहीं है कोई प्रूव नहीं कर सकता। कोई अगर एक मंत्र बताना हो आपको हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, सब फॉलो करें और सब स्वस्थ रहें, तो क्या बताएंगे? खांसी जुकाम से लेके कैंसर तक हर चीज का आपके लिए इलाज, दूसरे के लिए नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है। आपने ये तो बता दिया ये नहीं खाना चाहिए, जिनके अंदर वायु तो ज्यादा, उसे खाना क्या चाहिए? छोले भटूरे खाओ। मुंह में अगर एक दाना डाला है ना आपने, उसको इतना चबाना है, इतना चबाना है कि वो पानी बन के अपने आप अंदर जाए। और आपने एक पतली सी कपड़ा डाला हुआ है, वो भी हाफ बाजू का, तो आपको ठंडी लगती है? दोस्तों, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे महंगा ईश्वर ने आपको क्या दिया है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आपका शरीर। और आप ये खराब कर रहे हैं अपने स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, अपने वजन की वजह से, अपने रिलेशनशिप्स की वजह से, और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी की वजह से आप अपने शरीर का ही नाश कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जो आपको सिखाएंगे कि हॉलिस्टिकली किस तरीके से आप अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक हॉलिस्टिक गुरु, जिन्होंने अपने द्वारा 1-to-1 25,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है, लाइफ को चेंज किया है। और अगर मैं ग्रुप में बात करूँ तो लाखों लोगों के जीवन में ये बदलाव ला चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्या द होलिस्टिक गुरु। आइए स्वागत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ये आपकी लाइफ में होलिस्टिक चेंज लेकर आ सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे बुलाने पर, आज हमारे स्टूडियो में आए आप। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, बहुत सारे कार्यक्रम देख रहा था। मैंने देखा कि लास्ट कार्यक्रम में योगा दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी वहाँ पर थी और उन्होंने बताया किस तरीके से आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही के बारे में जानना चाहूँगा, द होलिस्टिक गुरु आप कहते हैं, ये होलिस्टिक वर्ड का मतलब क्या है सर? सर जी, होलिस्टिक का मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको जो है ना बताना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग होलिस्टिक के बारे में क्या समझते हैं, और गूगल भी आप करेंगे तो होलिस्टिक में ज़्यादातर नेचुरल समझते हैं, लेकिन मेरे लिए होलिस्टिक नेचुरल नहीं है। होलिस्टिक अगर वर्ड का लिटरल मीनिंग देखें तो वो होता है कंप्लीट, समग्र, पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये है कि वो अकेला नेचुरल तो नहीं हो सकता। तो मॉडर्न जो लाइफ हम जी रहे हैं उसको भी होलिस्टिक का ही पार्ट हमने समझना पड़ेगा। हाँ जी। तो मेरे लिए होलिस्टिक है कंप्लीट, यानी कि मेरी जो प्रेजेंट जो कंडीशन है, जिस हालात में मैं हूं, वो भी उसी का पार्ट है। और अब अगर मैं ये चाहता हूं कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूं, चाहे वो जैसे मान लो मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो वो एलोपैथी भी होलिस्टिक का ही पार्ट है। ओके। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या डाइट या योग या कोई और चीज, चाहे वो घरेलू उपचार है, वो भी होलिस्टिक का ही पार्ट है। बिजनेस भी होलिस्टिक का पार्ट है। कैसी बात है? नौकरी भी होलिस्टिक का पार्ट है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, हम लाइफ को है ना टुकड़ों में देखते हैं कि ये करोगे तो ये कैरियर के लिए अच्छा है, ये करोगे तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, ये करोगे तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है, ये रिलेशन के लिए अच्छा है। लेकिन लाइफ ऐसे होती नहीं है, क्योंकि इंसान तो जो है ना, चाहे मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, फिजिकल है, सब कुछ कंप्लीट है। अलग अलग हो ही नहीं सकता। आप जो खा रहे हैं वो उसका प्रभाव आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे भी पड़ रहा है, आपके बिजनेस पे भी पड़ रहा है, आपके रिलेशन पर भी पड़ रहा है, और आपकी बॉडी के ऊपर भी पड़ रहा है। और जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रभाव, या जो नौकरी कर रहे हैं
उसका प्रभाव वो भी आपकी जितने भी पैरामीटर्स हैं लाइफ का उन सब पे पड़ रहा है। तो इसलिए होलिस्टिक का मतलब है लाइफ में जितनी रिक्वायरमेंट्स मेरी हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एंड फैमिली एंड सोसाइटी, ये सारे जब पैरामीटर्स आपस में मिलेंगे, मैंने 8 पैरामीटर्स आपको ये बताए हैं। हाँ जी। और 9th पैरामीटर जो है ना, वो आता है फ्रीडम। फ्रीडम भी आ गया। फ्रीडम, दैट इज द 9th पैरामीटर। और आदमी को फ्रीडम कब मिलेगी? जब ये 8 जो पैरामीटर हैं इन पर विजय पालेगा, तब 9th आएगा फ्रीडम। हम फ्रीडम की बात करें, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप एक बात बताइए, फाइनेंशियल फ्रीडम अकेली का कहां से होगी? फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आप हेल्दी ही नहीं है, आपके रिलेशन खराब है, बीवी छोड़ के भाग गई है, ठीक है ना, 10 जगह और आपके रिलेशंस हैं, तो फ्रीडम कहां से आएगी? दिमाग तो हर वक्त वहीं लगा रहेगा ना। तो फ्रीडम तभी आ सकती है जब हमारी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट जो पहलू हैं, जब उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। और उनके ऊपर काम करने के लिए अगर हम 10 लोगों अलग अलग करेंगे ना, तो कभी भी हम वो चीज समझ ही नहीं पाएंगे। ओके। इसलिए इनको एक ही बास्केट में रखना है। इसी वजह से मैंने जो है काम शुरू किया होलिस्टिक के ऊपर। तो इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह आपको, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर चीज जो है ना, एक ही जगह मिल जाएगी। क्योंकि इनकी सब की जो जड़ है वो एक ही है। वो क्या है? आपका दिमाग, हमारा दिमाग, हमारा माइंड। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही परमात्मा। मन ही करता और मन ही भोगता। तो करने वाला भी यही है, भोगने वाला भी यही है। यही आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, यही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, यही आपकी बॉडी को ठीक करेगा। आप एक चीज बताइए आशीष जी, मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। हाँ जी। पिछले 20 साल में जब हमने काम शुरू किया था 20 साल पहले, अभी 1 जनवरी को हमारे पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। 20 साल पहले जब मैंने होलिस्टिक शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया और होलिस्टिक लाइफ मिशन बनाया मैंने, उस टाइम पर, अब देखो योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इनकी जो है ना, मतलब बहुत कम था। योग की बात करूं तो झोपड़ियों में पड़ा हुआ था, ठीक है ना, या बड़े महलों में थोड़ा थोड़ा था। हाँ जी। लेकिन आज योग सब जानते हैं, करोड़ों लोग योग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। दूसरी बात है, आज आपने मुझे एक चीज बताओ, डाइटिशियन नाम का कोई प्राणी 15 साल पहले आपको सुनाई देता था? शायद ना। शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है ना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अमीरों को चले हो गए। नहीं तो कोई वो नहीं था। क्या आपने आज से 15-20 साल पहले नेचुरोपैथी सेंटर सुने थे? नहीं, बहुत एक आध, कोई दूर दूर कोई होगा, कोई वो नहीं था। आयुर्वेद, मैं खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर मैंने 2500 में रखा हुआ है, आज से 17-18 साल पहले। 2500? ये 2500 मंथली। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की वैल्यू थी। हाँ जी। आज आपको जो है ना, एक फ्रेशर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है ना, कम से कम 25 से 30 हजार में मिलता है। बिल्कुल ठीक है। और एक एक्सपीरियंस जो है ना, 50-60 हजार से नीचे नहीं मिलता है। ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि इंटेंसिटी आज आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है और योग है, मेडिटेशन, हीलिंग, ये तो मतलब दूर दूर तक जो है ना के बराबर थी। लेकिन आज देखो कितनी फैल गई है। आप गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बिल्कुल हर दूसरा वीडियो नजर आ जाएगा। बिल्कुल नजर आएगा। ठीक है। और एलोपैथी के बात अगर आप देखें तो आप दिल्ली में, आप मुझे बताइए, एक अपोलो हॉस्पिटल होता था, एक बत्रा हॉस्पिटल होता था। इसके अलावा गवर्नमेंट उसको छोड़ दो, आपने कितने हॉस्पिटल प्राइवेट नजर आते थे? आज 40 मैक्स, आज पता नहीं कितने हॉस्पिटल हो गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या बीमारियों का इलाज हो रहा है? इलाज तो हो ही रहा है, तभी तो कहाँ इलाज हो रहा है? मुझे ये बताइए। आज हर घर में, मतलब एक अगर फैमिली में देखे, मैं कह रहा हूं, कैंसर किस तरीके से फैलता जा रहा है, डायबिटीज का क्या हाल होता जा रहा है। इंडिया कैपिटल बन चुका है। आप देखो ना, डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। हार्ट प्रॉब्लम कितनी ज्यादा होती जा रही है। ब्रेन स्ट्रोक आम बात हो गई है जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं
डेली, क्योंकि मेरा परिवार अब है ना बहुत बड़ा हो गया है, हमारा जो होलिस्टिक परिवार है वो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे परिवार के साथ एक बार बंदा कोई जुड़ता है ना, आपको मैं बताता हूँ, हमारे पोता भी मिलेगा, दादा भी मिलेगा, दादी भी मिलेगी, फादर भी मिलेगा, नाना नानी, सारे एक बंदा जुड़ता है, सारे आ जाते हैं। क्यों आते हैं जी? क्योंकि वहां पर जो चीज उसको मिल रही है ना, कहीं और मिल नहीं पाती है। आप ऐसा क्या कराते हैं जो डॉक्टर्स नहीं करा रहे, जो हॉस्पिटल से नहीं करा रहे, तो आप ऐसा क्या अलग कराते हैं उनको? देखो, हम अलग क्या करा रहे हैं, हमारा जब सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर काम करते हैं हम, होलिस्टिक वे, होलिस्टिक तरीके से। कैसे? जब हम लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो मैंने अपनी रिसर्च के आधार पे, अपनी नॉलेज के ऊपर, चाहे मेरी मेडिकल नॉलेज है, मेरी साइंटिफिक जो नॉलेज है, और मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल साइंस, मैंने 8 साल की उम्र में पहली बार, आप सोच सकते हैं, योग शुरू किया था। 8 साल की उम्र? 8 साल की उम्र। और आज आपकी उम्र क्या है सर? ठीक है ना, अभी मैं जो है ना 50 का हो जाऊंगा नेक्स्ट इसमें मई में 50 साल के हो गए। 50 साल का हो जाऊंगा। मतलब 42 साल से आप योग कर रहे हैं? बिल्कुल, पहली बार मैंने योग जो है ना, मैं इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा आर्य समाज का, कि पहली बार एक इंटरनेशनल जो है ना कॉन्फ्रेंस हुई थी आर्य समाज की हमारे गांव में, और उसमें मैं अटेंड की मैंने वो कॉन्फ्रेंस, और वहाँ से मेरी योग की शुरुआत हुई थी पहली बार। तो 8 साल की उम्र में मैंने योग शुरू किया। 11 साल की उम्र में पहली बार मैंने आयुर्वेद पढ़ा था, बेसिक आयुर्वेद की, वो भी मुझे वहीं से एक किताब मैंने खरीदी, ठीक है, और वो पढ़ी। और 16-17 साल की उम्र में पहली बार मेडिटेशन मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। अच्छा, मेडिटेशन भी आपने शुरू कर दिया? मेरी जितनी भी, चाहे मेडिकल नॉलेज, मेरी साइंटिफिक जो नॉलेज है, इनको साथ साथ मेरी योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन हमेशा रही है मेरे साथ। आज भी मेरे किसी भी जो है ना, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी से भी बात करोगे मेरे बारे में, वो बोलेंगे पहले भी तो यही करता था। क्यों? क्योंकि पहले मैं लोगों को वैसे सिखाता था, फ्री सिखाते थे, आज भी फ्री सिखाते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। हाँ जी, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि हमारे पास बंदा आ गया और पैसे नहीं है कि तो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फ्री प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं। आपको बताऊं आशीष जी क्या बात है, जब मैंने इस मिशन की शुरुआत की थी ना, मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि हम इस तरीके के क्लिनिक बनाएंगे जहां पैसे लेंगे वो करेंगे। मैंने फ्री में ही शुरू किया था। मेरी वर्कशॉप्स होती थी फ्री में, कोई नहीं आता था। अच्छा जी, आते नहीं थे लोग, क्योंकि फ्री की जो है ना वैल्यू नहीं होती। एक बार देखने के लिए तो बंदा आ जाएगा, लेकिन आप उसको रेगुलर, मैं आज कितने लोगों को जो है ना, मैंने फ्री, हजारों लोगों को मैंने फ्री में भी ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन वो क्या है, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 5 दिन आएगा, रेगुलर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका तो कुछ लगा ही नहीं ना, उसको तो मेहनत करनी है। और आदमी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम किससे होती है? मेहनत करने से। अगर मेहनत कर लेगा, माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर लेगा, तो फिर उसको जो है ना हमारी जरूरत ही क्या पड़ेगी। ठीक बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसको जरूरत ही नहीं है। हाँ। क्योंकि उसका ना अपनी डाइट के ऊपर, ना अपनी इच्छाओं पर, या अपनी जो वासनाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तभी तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। चलिए सर, हम इसको एक एक करके चलते हैं लेकर। सबसे पहला तो मेरे मन में एक बड़ा सवाल उमड़ रहा है। अभी हम 6 जनवरी को ये शूट कर रहे हैं और बाहर जो तापमान है 8-10 डिग्री होगा। मैंने इनर ईयर भी पहना हुआ है, अंदर गर्म वाला, ऊपर से जैकेट भी डाला हुआ है, और आपने एक पतली सी बस खाली वो क्या कहें कि कपड़ा डाला हुआ है, वो भी हाफ बाजू का। तो आपको ठंडी लगती है? सर जी, ये जो है ना -2 तक तो मैं रह चुका हूँ। ओके। आगे का मुझे नहीं पता। हाँ। ठीक है ना, कि उस टेम्परेचर तो मुझे आज भी याद है कि एक बार एक यूनिवर्सिटी में मैं एक लेक्चर के लिए गया था, और वहाँ पर वो लेक्चर जो था ओपन में था, और वहाँ टेम्परेचर था -2 के आसपास। ठीक है ना, 0 से लेके -2, मतलब उस जगह पे था। पूरे जो है ना पेड़ पौधों के ऊपर जो है ना पूरा वो जो है ना वाइट चादर सी जमी हुई थी। हाँ। ठीक है ना, मैं ऐसे ही था, तो वहां तक मैंने देखा हुआ है। बाकी दिल्ली की सर्दी, ऋषिकेश वगैरह की सर्दी में मैं हमेशा जो है ना, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मैं ऐसे ही रहता हूँ। मुझे कोई सर्दी वगैरह नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लगती थी। ये योग,
मेडिटेशन और माइंड ट्रेनिंग, इन तीनों का जो है ना मिश्रण है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, पहली बात तो मैंने एक बुक पढ़ी स्वामी विवेकानंद की, कि आदमी, उसमें एग्जैक्ट लाइन ये लिखी हुई थी कि आदमी चाहे तो अपने माइंड पे इतना कंट्रोल कर सकता है कि उसको ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे। आप देखो, आप गर्मी में एसी चलाओ चाहे ना चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंखा चलाओ चाहे ना चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल रहा है तो भी ठीक है, और नहीं चल रहा, लोग कई बार बोलते हैं कि सर्दी को सहन करता है, ठीक है ना, मतलब लगती तो होगी। बोला आप कपड़े उतार के देख लो मेरे साथ, आपको जुकाम हो जाएगा, आपको खांसी हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, मैं तो इसी कंडीशन में रह रहा हूं। बोला नहीं, आप तो गाड़ी में चलते हैं, क्लिनिक में बंद रहते हैं। बोले बाहर चल के देख लेते हैं, तब भी मेरे को कोई बीमारी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रहा हूं, पहली बात, मैं कोई नेचुरल लाइफ नहीं जी रहा हूं, मैं टोटली मॉडर्न हूं। मेरे सपने जो है ना, चांद के ऊपर प्लॉट काटने लेने का मेरा भी सपना है, अगर कभी कटेगा तो। आपने काटने का बोल दिया, हो सकता है आप ही प्लॉटिंग करो। हाँ जी, ठीक है। तो मेरा जो सपना है, मॉडर्न लाइफ जीते हुए हम हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल रह सकते हैं। उसके लिए हमें ट्रेंड करना होगा अपने दिमाग को, अपने माइंड को और अपने शरीर को, उसके बिना नहीं हो सकता। 3 बड़ी बीमारियों पर आज हम बात करने वाले हैं सर, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैल रही है और आम आदमी जन जन तक पहुंच चुकी है। पहला, स्ट्रेस, हर छोटी बात पर तनाव हो जाता है, हर छोटी बात पर आदमी का माइंड बिगड़ जाता है। दूसरा, एंग्जाइटी हो गई, घबराहट, जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं कि आदमी का पूरा बॉडी का ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तीसरा है डायबिटीज, जो आपने भी बोला कि आज इंडिया डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। तो ये तीनों बीमारियां का जड़ एक जगह से शुरू होती है या फिर इनकी जड़ क्या है? देखो, पहली बात तो ये समझना जरूरी है, कोई भी बीमारी है, ठीक है, चाहे आप उसको डायबिटीज का नाम दो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम का नाम दो, या चाहे कैंसर का नाम दो, ठीक है, या स्ट्रेस एंजाइटी का नाम दो, इन सब की जो जड़ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग नहीं है। हम अलग तो ये क्या है, जब अलग तब देख रहे हैं हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं सिम्टम्स को, कि जब सिम्टम बाहर आए तब हमें दिखाई दे रही है, लेकिन बीमारी एक ही जगह हो रही है, अंदर, ठीक है। शुरुआत कहां से हो रही है बीमारी की, कोई भी है, और हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है। मैं आपको बताऊं, आपकी जो मेमोरी पावर है आपके माइंड से कई गुना ज्यादा आपके शरीर की माइंड पावर है। हाँ जी, देखो, आपने देखा होगा कोई टच करता है, किस भाव से, किस फीलिंग के साथ वो टच कर रहा है, तुरंत पता चल जाएगा, ठीक। इसका मतलब आपके माइंड को नहीं पता चला अभी तक कि वो क्या टच कर रहा है, किस तरीके है, आपके शरीर को लेकिन पता चल गया कि ये अनजान का हाथ है कि मेरे जानकार का हाथ है, और ये जो हाथ से उसने टच किया है ये किस तरीके से किया है, उसने पता चल गया। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस बॉडी की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो बीमारियों का हमारा शरीर जो है ना, पहले तो आप इसको है ना एक कंप्यूटर की भाषा में ही समझें, ये कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन क्या काम करता है, कंट्रोल करता है शरीर को। माइंड क्या है, उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब क्या है, कुछ भी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, वायरस कहां से आएगा, सॉफ्टवेयर में तो आएगा, ठीक है। तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, या हमारे शरीर के ऊपर जो टच आता है, चाहे किसी तरह इन्वायरमेंट का है, गर्मी का, सर्दी का, या किसी और चीज का, ये सारी चीजें आती हैं। इनके बेस पे ही हमारे अंदर क्या पैदा होता है, सोच पैदा होती है, थॉट पैटर्न पैदा होता है। ज्यादातर लोगों के अंदर थॉट पैटर्न क्या होता है, आपने देखा है, क्योंकि आपने बात की स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं आपको कि उसकी जड़ कहां से हुई, फिर हम दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्यों आ रही है बीमारी, हमारी सोच कैसी है। आज एक बात बताइए, एक बच्चा है, पैदा हुआ है आज, उसका थॉट पैटर्न क्या है, ब्लैंक क्या होता है, वो तो ब्लैंक है ना, ठीक है। तो उसकी माँ ने पहले क्या दिया उसको, उसे दूध पिलाया, उसको एक शब्द दिया, बोलो माँ माँ, वो जब पैदा हुआ तब से लग गई कि बोलो माँ 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 माँ, ठीक है। वो कोशिश करने लग गया, ठीक है। धीरे धीरे पापा, ऐसे जो है ना उसको शब्द मिलने शुरू हो गए, यानी कि उसका हार्डवेयर तो तैयार है, अभी सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है,
अपलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है अभी, ठीक है। अब क्या हुआ, ज्यादातर अब कहीं भी देख लेना, ठीक है, जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, बच्चा उससे आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, उसके अंदर सब जा रहे हैं, उसके हार्डवेयर में वो स्टोर हो रहे हैं। ओके। अगर उसकी माँ ये बोल दे कि ये तेरे पापा नहीं है, तेरे पापा तो कोई और है, अब क्या कर लोगे? वो तो मानेगा ही मानेगा। हाँ जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो माँ बता रही है या उसके चारों तरफ, मान लो माँ नहीं है किसी की, तो कोई और बताएगा, उसी से तो उसको मिल रहा है ना। तो उसके कारण क्या होगा उसके साथ है, उसका जो है धीरे धीरे एक थॉट पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, सोच पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और ये 7 साल में है ना उसका पूरा थॉट पैटर्न तैयार हो जाता है। ये मेडिकल साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब वो थॉट पैटर्न में क्या होगा, ज्यादातर हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, गलत सही, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, सुख दुख। जानवर कौन से कपड़े पहनते हैं जी? कोई नहीं। क्या सर्दी लगती है उनको? उनको भी तो लगती होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो थॉट पैटर्न है ही नहीं, शरीर वैसे ही डल गया जैसे रह रहे हैं, ठीक है। तो सुख दुख, अपना पराया, मान अपमान, इज्जत बेइज्जती, सच झूठ, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, यही तो दे रहे हैं नाम। हम उसको ये नहीं कह रहे कि भाई तू सर्च कर, डिस्कवरी कर, तू खोज ना। मैं कह रहा हूं भगवान है, तेरे को मानना पड़ेगा, ये मेरा भगवान है, ये मेरा धर्म है, ठीक है। नहीं, बच्चे को क्या पता कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, मालूम ही नहीं है ना। अब ऐसे कहते हैं ना, मैं कह रहा हूं ना, भगवान का अस्तित्व भी सिर्फ एक बात पे टिका हुआ है, मेरे मानने पर। नहीं तो भगवान का है या नहीं है कोई प्रूव नहीं कर सकता। कर सकता है कि आप मुझे बता दो? अगर मैं ना मानूं, आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है ना पैदा हो गई है ऐसी, जो नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि हम फेल हो रहे हैं किस चीज में? उनको वो चीज देने में, उनको रियलाइज नहीं करवा रहे हम उनके ऊपर सिर्फ थोप रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि उसके बिना मेरे नजर में कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान है, बिल्कुल है, लेकिन मेरे लिए है। जो नहीं मान रहा आपके लिए है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि देखो, एक होता है मानना, सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? मानने से शुरुआत होती है। जब आदमी किसी चीज को मानता है और उसको यूज करता है, बरतता है, तो उसको क्या होता है? विश्वास होने लग जाता है। और जब उसके अंदर विश्वास इतना हो जाए, इतना गहरा विश्वास हो जाए, यानी जिसको कहते हैं अंधविश्वास हो जाए, क्योंकि पता है कि यार वो है, उसको तो करना ही करना है, ठीक है ना, तब जो है ना उसके अंदर धर्म पैदा होता है अंदर। तब भगवान के प्रति वो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन, कि अब उसको रियलाइज हो गया कि भगवान तो है, उसको कोई डिगा नहीं सकता, अब मेरे को कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि मैं रियलाइज कर चुका हूं। लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो रियलाइजेशन मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो मेरे पास है। तो अब क्या होगा, अब मैं पूरी, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी ना तो कभी होगा। पहली बात, मेरी नजर में स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी कुछ होता ही नहीं है ही नहीं। आप सोच रहे हैं, आपको किसी कंसल्टेंट ने अपनी दुकान चलाने के लिए एक शब्द दे दिया कि तेरे को डिप्रेशन है, तेरे को ओसीडी है, तेरे को ये है, और तू पकड़ के बैठ गया, अब तू ठीक नहीं होने वाला। कितनी दवाई खा लो, आज तक मेरे पास, मैं कहता हूं बहुत हजारों पेशेंट आए हैं मेरे पास, ठीक है, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी के। सबसे ज्यादा पेशेंट उसी के होते हैं मेरे पास। आपको मैं बताऊं, ये जो काउंसलिंग से है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर टोटली फेल है काउंसलिंग। वो शुरू में काम आती है, लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाता है, उसके बाद ये काम नहीं करती। काउंसलिंग काम ही नहीं करेगी, बिल्कुल काम नहीं करती जी। आप एक बार देख लो, किसी भी काउंसलर से पूछ लो, उससे बताओ कितने पेशेंट तेरे ठीक हो गए 100%। वो तो कहते हैं सारे ठीक हो ही रहे हैं, बिल्कुल। तो उनसे लिस्ट ले लो और एक बार जाके देख लो उनको। अगर किसी की इनिशियल स्टेज में है तो फर्क पड़ जाएगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहां से फर्क पड़ेगा? होलिस्टिक अप्रोच से,
पहले तो जड़ जाननी पड़ेगी। हाँ अब जी। जड़ कहां पर है? जड़ है उसके दिमाग में, थॉट पैटर्न में। थॉट पैटर्न में। हाँ। वो क्या सोच रहा है? हर चीज के बारे में तो ये सोच रहा है, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, सर्दी। मैं कहता हूं इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोच बदले कैसे? जो सोच तो हमारे ये बचपन तो से डाले सोचना गए है हैं। ना। हाँ। अब अच्छा, अब देखो स्ट्रेस कैसे पैदा हुआ, आप इसको समझो। अगर मान लो मेरा थॉट पैटर्न ये है कि मैं हर चीज को ये देखता हूं कि गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, पाप पुण्य, तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? फीलिंग्स पैदा होंगी। हाँ जी। बिना थॉट्स के फीलिंग पैदा हो सकती है क्या? नहीं। तो फीलिंग्स क्या पैदा होंगी उसके अंदर? जो बंदा ये कह रहा है कि मैं सही हूं और तू गलत है, कौन सी फीलिंग पैदा हो रही है? ईगो पैदा हो रही है ईगो भाई। पैदा हो रही है, बिल्कुल। हाँ। ईगो पैदा हो रही है। एक बंदा ये कह रहा है कि कहीं जो है ना लॉस ना हो जाए, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, तो क्या पैदा हो रहा है? डर पैदा हो डर रहा है। पैदा हो रहा है, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, नहीं तो डर होगा ही क्यों? जब वो बंदा प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोच ही नहीं रहा। वो तो क्या, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा छोड़ दे, क्योंकि हर कर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फल जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। हाँ। तो तेरे को सेलेक्ट क्या करना है? कर्म करना है। कर्म डिसाइड करना है, फल डिसाइड नहीं करना, क्योंकि उस कर्म के साथ फल तो मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। ठीक है, हमने उसको कर्म को तो छोड़ दिया। ठीक है ना, हम सिर्फ फल के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम फल क्या है। आज एक बच्चा है 12th क्लास का बच्चा, ठीक है ना, अब नीट की तैयारी कर रहा है कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो आज वो ये सोच रहा है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। अरे तेरा 1 साल पड़ा है, पढ़ाई तो अब करनी है तेरे को, और तू सोच रहा है 1 साल के बाद की। यानी कि आपका हार्ट, आपका थॉट्स, दोनों में जो है ना बहुत बड़ा गैप आ गया है। जो चीज 1 साल बाद होनी है और पता नहीं तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी भी कोई भरोसा नहीं है, अगले पल का नहीं पता, और फिर तू आज सोच के जो है ना दुखी हो रहा है, इसलिए स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो जब आदमी का थॉट पैटर्न ये है कि ये प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, गलत होगा, सही होगा, अच्छा होगा, तब वो सोच रहा है कहीं मेरा जो साथ जो है ना बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ जो ना बार बार ये सोच रहा है। अच्छा, वो सोच क्यों रहा है? क्योंकि वो चारों तरफ देख रहा है अपने घर में। अब एक का फादर मान लो बहुत ज्यादा शराब पीता है, ठीक है ना, वो बच्चा शराब से नफरत करने लग गया, या तो शराब पीने लग जाएगा या नफरत करने लग जाएगा। वो जो जितने फादर शायद दिन में 1 बार पी रहा होगा, या उसका हस्बैंड 1 बार पी रहा होगा, वो पूरे दिन पीता है। फिर क्यों? क्योंकि उसी के बारे में सोचता रहता है। तो ये बेसिकली क्या थॉट पैटर्न है। अब क्या हुआ, इस थॉट से फीलिंग्स पैदा होती हैं। फीलिंग कौन सी? ईगो की फीलिंग, फियर की फीलिंग, कंप्लेंट्स की फीलिंग, कंपैरिजन की फीलिंग। कंपेयर करेगा बंदा सीधी, उसके पास ये गाड़ी, मेरे पास गाड़ी। अरे गाड़ी तो आपको पहुंचाने के लिए है वहां पर। मेरे को इंग्लिश आती है, उसको ये नहीं आता, उसको ये। तो ये फीलिंग्स पैदा हो रही है। तो वो जो फीलिंग्स जब उसके अंदर ये पैदा होती हैं, गिल्ट पैदा हो गया कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यार मैंने ये गलत कैसे कर दिया। तो ये जो फीलिंग्स हैं ये पैदा हो गई है उसके अंदर। अब ये जो फीलिंग है धीरे धीरे क्या होगा, अब अगली जो स्टेज आ जाएगी, थॉट्स, फीलिंग्स, अगली स्टेज क्या है? एक्शन। अब बंदा क्या करेगा? एक्शन। पहली चीज जो एक्शन करेगा ना, वो सीधी सी बात है, जब वो ये कह रहा है कि ये गलत है, ये सही है, तो वो एक्शन लेगा। और एक्शन में क्या करेगा? क्रिटिसाइज करेगा सबसे पहले तो। अच्छा भाई तूने ये किया, तूने ऐसे नहीं किया, ये ऐसा है, ये वैसा। क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना शुरू कर देगा, कंप्लेंट्स करना शुरू कर देगा, कंपैरिजन करना शुरू कर देगा, नेगेटिव एक्शंस आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैनिपुलेशन शुरू कर देगा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत देखो, मैं तो ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ का है, चोरी क्यों करते हैं टैक्स की? क्या वो पैसा यूज कर रहे हैं? वो क्यों मैनिपुलेशन कर रहे हैं? वो मतलब को ये बताइए, क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हैं? क्यों स्ट्रेस डिप्रेशन में आ रहे हैं? भाई एक बंदा है, अगर उसके पास 100 करोड़ है, अगर उसने 30 करोड़ जो है प्रॉफिट, काम नहीं प्रॉफिट दे दिया, 70 करोड़ तो बच गया उसके पास है, और वो भी यूज नहीं होना। क्योंकि यूज तो भाई दिल्ली जैसे शहर में 2, 4, 5, 10 लाख रुपए में काम चल जाएगा। आदमी ज्यादा भी खर्च करोगे तो करोड़ कर लेगा, उसका पूरी फैमिली करोड़ कर लेगी, 2 करोड़ कर लेगी। फिर भी उसके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है बैंक में, फिर भी चोरी करने की क्या जरूरत है? टैक्स ज्यादा कमाना। सिर्फ
मैक्सिमाइजेशन की जो दिमाग में पॉलिसी है, मैनिपुलेशन जो उसके अंदर घुस गया है, सिर्फ उसके लिए कर रहा है। अच्छा, मैनिपुलेशन तो मैनिपुलेशन, क्योंकि मैनिपुलेशन एक एक्शन है उसके थॉट, और क्योंकि वो सोच रहा है प्रॉफिट प्रॉफिट और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए, तो वो मैक्सिम जो है ना मैनिपुलेट करेगा। अब एक बच्चा था, एक ही घर में दो बच्चे हैं, ठीक है ना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, फिर क्यों जो है ना उसके पेरेंट्स उसी ने पैदा किया, उन्हीं का खून दौड़ रहा है, उन्हीं का डीएनए, और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में। तो कंपैरिजन पैदा हो गया कि उसने तो ये कर लिया, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ये भी कर ले, वही करे। तो थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन। अब एक्शन के बाद आते ये तीनों मिलते हैं, एक विशिष्ट एक सर्कल बन जाता है। थॉट से फीलिंग पैदा होती है, फीलिंग से और थॉट फीलिंग मिलके एक्शन पैदा करती हैं। अब जब बंदा एक्शन करता जाएगा तो और थॉट्स पैदा होंगी और फीलिंग्स पैदा होंगी, तब आएगा रिजल्ट, जिसको फ्रूट्स बोलते हैं। हाँ जी। अब रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहला जो एक रिजल्ट की लाइन होगी, सबसे पहले बंदा क्या करना शुरू करता है? फिक्र करना शुरू करता है, जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में कंसर्न है। फिक्र, जैसे माँ बोलती है ध्यान से जाना कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ध्यान से जाना कहीं ये ना हो जाए, तो फिक्र हो रही है। अब यही फिक्र जब थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, आदमी बार बार ही फिक्र करने लग जाए, तो इसको हम बोलते हैं टेंशन, तनाव। ओवर कंसर्न, इसको हाँ जी, ओवर कंसर्न हो गया हमने। अब क्या हुआ? टेंशन पैदा हो गई, ठीक है। इसके बाद बंदे को क्या होता है, थोड़ी सी टेंशन हुई, अब चिंता रहने लग गई, ठीक है। फिक्र से, टेंशन से थोड़ी ज्यादा क्या हो गया? चिंता होने लगी। हमारे शास्त्रों में क्या बोला जाता है? चिंता किसके बराबर होती है? चिता के बराबर होती है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि स्ट्रेस जो है ना चिता के बराबर है, उन्होंने बोला चिंता चिता के बराबर, क्योंकि चिंता जड़ है, शुरुआत है। और वो कहते हैं कि चिंता के लेवल पे तू कंट्रोल कर सकता है, इसके आगे कंट्रोल करना आसान नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस अगर है किसी की लाइफ में तो कंट्रोलेबल ही नहीं है? कंट्रोलेबल मैं कह रहा, ये नहीं कह रहा नहीं है, उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा है, आपने उसको देखा कि यार इसको बहुत ज्यादा चिंता रहती है, उसी लेवल पर अगर उसको ठीक करना शुरू कर दिया, ठीक है, काउंसलिंग करनी है तो उस लेवल पे करो ना, ठीक है। अगर वहां तो काउंसलिंग हो नहीं रही है, ठीक है, तो काउंसलिंग कर रहे हैं जब बंदे का ये काम करना ही बंद कर दिया, जब वो ओसीडी हो गई, बाइपोलर हो गया, काउंसलिंग काम नहीं कर सकती, मेडिसिन देनी पड़ेगी आपको अब, ठीक है। तो अब क्या हुआ? फिक्र, चिंता, टेंशन क्या बन गया? ये लगातार रहने लग गए तो स्ट्रेस। और अगर आदमी को स्ट्रेस इतना ज्यादा होने लगे कि उसका काम डिस्टर्ब होने लगे, वो घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दे, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाए, उसका बीपी हाई हो जाए, उसको पेट में गैस बनने लग जाए, एसिडिटी होने लग जाए, उसको बोलते हैं एंजाइटी। ओके। एंजाइटी का मतलब है कि अब डिस्टरबेंस, मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब मेरा डे टू डे का जो मैं काम कर रहा हूं उसमें बहुत डिस्टरबेंस आ गई है और मेरा शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। ये एंजाइटी है। दूसरा स्ट्रेस क्या हो सकता है कि अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, अब मुझे किसी को मिलने का मन नहीं करता, मेरा नहाने का मन नहीं करता, मेरा काम करने का मन नहीं करता। इसको बोलते हैं डिप्रेशन, कि मैं डिप्रेस हो गया। अब इन दोनों की एक स्टेज और आगे है। अब आदमी को स्ट्रेस इतना ज्यादा लगातार रहने लग जाए कि या तो एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया। अब क्या हुआ? बंदे को किसी ना किसी चीज का वहम होना शुरू हो गया। बंदा इतना सोचने लग गया, पता नहीं हाथ मेरे साफ है कि नहीं है, तो वो साफ देखने लग गया, ठीक है। वो बार बार हाथ धोने लग गया। अब वो बार बार जो है देख रहा है ताला मैंने ठीक से लगाया कि नहीं लगाया। वो देख रहा है बार बार कि कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि अब ऑब्सेशन हो गई है उसको, ठीक है। अब बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। यहां पर काउंसलिंग और ये चीजें काम नहीं आ सकती अब, तो यहाँ पर मेडिकल हेल्प। तो यहाँ मेडिकल फिर होता है बाइपोलर। हाँ जी। बाइपोलर क्या मतलब? एक्सट्रीम
बंदा एक बार राइट और दूसरी बार लेफ्ट। एक दिन कह रहा है कि भगवान ही सब कुछ है, दूसरे कहते हैं भगवान कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक दिन कह रहा है कि हेल्थ ही सब कुछ है, सारे काम छोड़ के हेल्थ के लग गया। एक दिन कह रहा है भाई पैसा चाहिए जिंदगी में, बिजनेस ही सब कुछ है, ठीक है ना, उसमें लग गया। आपको बताऊं ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, हमारे को तब समझ में आती है जब हम डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। नहीं तो ये हमेशा हमारे अंदर बीज तो रहते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड का जो डेवलपमेंट हमने किया है, हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है हमारे माँ बाप और हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट ने, जो हमारी कंडीशनिंग हो रखी है, वो इस तरीके की हो रखी है कंडीशनिंग कि हम हर वक्त है ना गलत तौर से ही सोचते हैं। मैं ये कहता हूं, मेरी 50 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, गलत सही अच्छा बुरा पाप पुण्य लाभ हानि सुख दुख सर्दी गर्मी, अपना पराया, मान अपमान और पॉजिटिव नेगेटिव, ये कुछ होता ही नहीं है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच है और कुछ नहीं। अब मेरे को एक चीज बताओ, और दूसरी एक चीज आपको मैं बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। 2nd अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना राग ना द्वेष। यानी कि जिसे अपना माना, यार 20 साल के बाद ये समझ में आ रहा है कि हमारे विचार नहीं मिल रहे, तलाक ले लेते हैं, 2 बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है ना, और अब समझ में आया कि विचार नहीं मिल रहे। 20 साल साथ रहने के, 30 साल साथ रहने के बाद कहीं और मिलना शुरू हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसलिए किसको अपना मानोगे आप? जिसको सब कुछ दे दिया, जिसका डीएनए मेरा लिए बैठा है, जो खून मेरा दौड़ रहा है उसके अंदर, जिसके लिए मैंने अपना कैरियर अपना सब कुछ छोड़ के उसी के ऊपर सब कुछ लगा दिया, पैदा करने से लेके आज तक। और एक दिन 20-25 साल के बाद बोल रहा है ठीक है मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता, ठीक है ना, अब तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा। तो आप बताओ अपना कौन है जी? एक बंदा जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं था, भगवान का दूत बन के आया और मेरी हेल्प करके चला गया। तो वो पराया था क्या? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना राग ना द्वेष। और एक दिन ठूस ठूस के खाना और एक दिन भूखे मरना, बॉडी, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि संभाव में रहो। जड़ पता है क्या इन बीमारियों की? हम संभाव में नहीं है। गलत और सही की बात नहीं है, बात अच्छे और बुरे की नहीं है, हम संभाव में नहीं है, हम तटस्थ नहीं है, एक जगह नहीं है हम। आप एक चीज बताओ मेरे को, इस दुनिया में क्या वही सही है? आज जैसे चलो मैं ऐसी बातें तो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें नहीं बोलूंगा, क्या अमेरिका ही सही है? ये सारी कंट्री क्या वही सही करे? वो करेगा? आज कितनी दादागिरी कर रहा है सबके ऊपर, आप रोज देख रहे हैं कि कितनी दादागिरी हो रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें वो सही दिखाई दे रहा है। क्यों? आज बताओ, ज्यादातर इंडियन तो अमेरिका ही जाना चाहते हैं। अगर उनके पास साधन हो तो सारे भाग जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि गलत सही नहीं, अच्छा बुरा नहीं, आप जो है ना बच्चों को जो सोचना सिखा रहे हो ना, वो संभाव सिखाओ। अगर संभाव होगा तो अपने आप जो है ना वो होगा। तो मैं हमेशा एक प्रिंसिपल बोलता हूं, मैं आपको भी जो है ना बताऊं ये प्रिंसिपल, हे मालिक, ये हमारा एक कोड वर्ड है, हे मालिक। हम आपस में, मेरे जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, साथी जुड़े हुए हैं, मेरा स्टाफ है, सब हम हे मालिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हम किसी और को नहीं, हे मालिक का मतलब है आई एम द क्रिएटर, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ईश्वर, मैं ही परमात्मा हूं। मतलब किसका परमात्मा? मेरा। अच्छा, मेरा, हाँ, मेरा परमात्मा। अब हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं, मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूँ, आप अपने कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ हे मालिक आशीष जी, इसका मतलब ये है कि अब हमारे बीच में जो होने वाला है ना, आप जिम्मेदार नहीं हो, मेरे साथ जो हो रहा है मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। और आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप ही जिम्मेदार हो। क्योंकि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये अधिकार
सिर्फ आपके पास है। मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो है। इस दुनिया में तो सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आपको लेना या नहीं लेना आपको डिसाइड करना होगा। इसलिए मैंने बोला मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन ही परमात्मा। हमने क्या किया, आप एक चीज बताओ, सारे दिन वो रील देखते जाओ जो कूड़ा डाल रही है अंदर है। हाँ, सारी चीजें चलती हैं। आप देखो तो हजारों नहीं लाखों चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर। अरे चल तो रहे होंगे, चल रहे हैं ना सब। टीवी खोलो 200 300 400 चैनल मिलेंगे, चल रहे हैं, तभी तो कोई बंदा पैसा लगा रहा है उसमें। ठीक है, कैसे चल रहे हैं? क्योंकि उनको देखने वाले लोग हैं बहुत सारे। तो जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको ले रहे हो, लेना और ना लेना आपके हाथ में है। लेकिन जब ले लिया, यानी कि भोजन जब आपके मुंह से अंदर चला गया, ठीक है ना, जब तक आपके मुंह में नहीं गया आपके पास चॉइस है कि कैसा भोजन है। लेकिन अंदर चला गया ना, अब आपके पास चॉइस नहीं है कि अमृत बन जाएगा। अमृत लोगे तो अमृत बनेगा, और जहर लोगे तो जहर लोगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारा मन है। ये आंखों से जो डाल रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, और इस नाक से जो सांस ले रहे हो, और मुंह से जो खा पी रहे हो, वो असर तो करेगा ही करेगा। और उसी से पैदा होता है थॉट पैटर्न, और ये होती है जड़। अब मैं ज्यादातर जितने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के लोग होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप एक बार उनकी दिनचर्या को देखना, सारे दिन अरे यार मन नहीं लग रहा है, अरे मन नहीं लग रहा है तो वो चीज करना जिससे कि ये मन स्ट्रोंग बने। तो वो बंदा क्या करेगा, और कूड़ा डालेगा। जैसे ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, अल्कोहल लेना शुरू कर देंगे, स्मोकिंग करना शुरू कर देंगे। पहले तो बंदा पीता है शौक में, और हमसे चलो यार मतलब चिल करने के लिए जो है ना पीना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब ये डिस्टर्ब होता है तो फिर जो है ना चेन स्मोकर बन जाता है, फिर अल्कोहलिक हो जाता है, फिर शराबी बन जाता है, और फिर ड्रग एडिक्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास ऐसे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने सर। इसमें आपने बहुत सारे कारण बताए। हमने बहुत डीप डाउन जाके हमने जाना कि आखिरकार जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर जो और बीमारियां हैं, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बीमारियां हैं, ये होने के पीछे कारण हमारी सोच ही है। एक कारण है सोच, और भी बहुत सारे कारण। एक कारण थॉट पैटर्न है। ठीक है, और क्या कारण हो सकते हैं? बहुत खाना आपका कारण हो सकता है। खाना आपका कारण हो सकता है। वो तो लोग समझते ही नहीं कि वो, पता है मैंने एक शुरू में एक चीज बोली थी, होलिस्टिक का मतलब क्या है, कंप्लीट। लोग क्या समझते हैं कि माइंड के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। माइंड के लिए खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाना इस तरीके का खा रहे हैं जो आपके मन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और बढ़ाए, यहाँ आयुर्वेद अल्टीमेट है जी। अच्छा जी। आयुर्वेद इसमें जो है ना बहुत हेल्प करता है। आयुर्वेद जो है ना 5 तत्वों की बात करता है, ठीक है ना। 5 तत्व जैसे अग्नि तत्व, हाँ जी, अग्नि तत्व, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, हाँ। ये 5 तत्व है। आयुर्वेद क्या कहता है, इन 5 तत्वों के गुण होते हैं। और आयुर्वेद तो ये कहता है कि हम इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। हाँ जी। और जो तत्व हमारे अंदर ज्यादा होगा उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अब जैसे मान लो स्ट्रेस, आपको सबसे ज्यादा टेंशन और ये स्ट्रेस किन लोगों को होती है, जिनके अंदर वायु तत्व ज्यादा होता है। अच्छा, हाँ, मैं आज आयुर्वेद की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप जो है ना, हम जो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बीमारी के ऊपर। हम तो भटक जाएंगे नहीं तो इससे। बहुत सारे आपको एपिसोड्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आप डॉक्टर सत्या को फॉलो करेंगे तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस भी जरूर डालिएगा कि आप कैसे सवालों के जवाब चाहते हैं, वो भी मैं इनसे आगे आने वाले पॉडकास्ट में जरूर लूंगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिनके अंदर वायु तत्व ज़्यादा होगा उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अब पहले ही ये पता है कि ये बंदा जो है ना वायु तत्व का ज्यादा है। वो हमारे के जन्म से माँ बाप से ही मिलता है हमें ये तत्व सारे। अब अगर मान लो मेरे माँ बाप से मुझे वायु तत्व पहले से ही ज्यादा मिला है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे वायु कम लेने की जरूरत है। और वायु किससे मिलती है? भोजन से, श्वास से, इन्हीं से मिलती है। अब श्वास तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है,
वो तो हर पल मुझे चाहिए ही चाहिए ना, वो तो सबको चाहिए, क्योंकि श्वास अकेला वायु तत्व नहीं और भी बहुत कुछ देती है। लेकिन जो मैं खाना खा रहा हूं, अब जैसे मान लो आप चने की दाल खाते हैं, राजमा खाते हैं, छोले खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मटर खाते हैं, ये क्या है? वायु बढ़ाने वाले हैं। बेसन है वायु बढ़ाने वाला, कढ़ी जो हम खाते हैं वायु बढ़ाने वाली है। अगर हम ऐसा भोजन, पॉपकॉर्न है, मैं कह रहा हूं जिस बंदे के अंदर वायु तत्व पहले से ही ज्यादा है उसको कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न 10 दिन लगातार पिला दो, अगर वो चारपाई ना पकड़ ले तो मेरा नाम बदल देना, बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो ठंडी चीजें होती हैं वायु बढ़ाती हैं, और पॉपकॉर्न जो हल्की चीजें होती हैं वो भी वायु बढ़ाती हैं। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके गले में आपको हिचकियां लगा दे, हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी पैदा कर दे, आवाज ही चली जाए आपकी, यहां तक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर नहीं है तो एक बार जो है ना, एक हफ्ता जो है ना, 10 दिन लगातार लेके देख लो। गलती से मत देखना भाई। तो ये जो चीज है ना इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये अगर मान लो एक बंदा पहले से ही टेंडेंसी है उसकी टेंशन लेने की, जन्म से ही है, वो जन्म से नहीं है, उसके अंदर जो ये तत्व हैं ये काम कर रहे हैं। सर आपने ये तो तो बता दिया, हमको ये इनको नहीं भी खाना बैलेंस करना है। आपने ये तो बता दिया ये नहीं खाना चाहिए। जिनके अंदर वायु तो ज्यादा, उसे खाना क्या चाहिए? ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे छोले भटूरे खाओ, तो आप छोले बना कर रहे हो। बिल्कुल, मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूं। हमारा एक प्रोग्राम होता है नो योर यूनिकनेस। नो योर यूनिकनेस। हाँ जी, हम ये कहते हैं कि हर एक बंदा बिल्कुल अलग है जी, यूनिक है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। उसका थॉट पैटर्न, उसका शरीर, उसका रहन सहन, सब कुछ बिल्कुल यूनिक है वो। अगर उसको हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल एंड सक्सेसफुल रहना है, जिसको मैं बोलता हूं होलिस्टिक लाइफ, इसी से जो है ना ये मिशन बना है, होलिस्टिक लाइफ मिशन। मेरे जीवन का मेन मकसद है। मैंने अपना पूरा जो कैरियर जो शिफ्ट किया इस साइड में, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जब मैं अपने चारों तरफ लोगों को देखता था, चाहे वो बीमारियों में देख लो, चाहे रिलेशन में देख लो, चाहे वो फेलियर देख लो, बहुत ज्यादा परेशान थे लोग। तब मैंने देखा यार हल क्यों नहीं मिल रहा है यार, 70 जगह जाना पड़ता है उसको, इसके लिए मैं वहां जाऊं, इस प्रॉब्लम के लिए वहां, उसको प्रॉब्लम यार, इसके लिए जो है ना कुछ अलग जरूरत है। तो मैंने रिसर्च अपनी शुरू की, तब बनाई है होलिस्टिक लाइफ, जिसको हम बोलते हैं, हमारी कंपनी का नाम भी डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक लाइफ है। ठीक है, होलिस्टिक लाइफ का मतलब है संपूर्ण जीवन। 4 इसके मेन पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड सक्सेस। और आदमी को क्या चाहिए जी बताओ? हर एक को ये 4 तो चाहिए ना। चाहे मैं कहता हूँ भिखारी को भी यही चाहिए, अधिकारी को भी यही चाहिए, अमीर को भी यही चाहिए, गरीब को भी यही चाहिए। और जब ये चारों चीजें उसको मिल जाती हैं और हमेशा उसके साथ रहती हैं, तब वो जी रहा होता है होलिस्टिक लाइफ। और होलिस्टिक लाइफ के लिए पहली जरूरत होती है यूनिकनेस। तो यूनिकनेस की पहचान कैसे होती है? यूनिकनेस का जो है ना, सबसे पहले जो ये कंसेप्ट जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरी मेन रिसर्च है, इसी पर हमने काम किया। आज मेरे पास बंदा चाहे खांसी जुकाम का आता है, चाहे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का आता है, चाहे कैंसर का आता है, चाहे डायबिटीज का, चाहे हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी का आता है, चाहे पेन का आता है, हमारा पहला काम होता है उसकी यूनिकनेस जांच करना। ठीक है, तो यूनिकनेस जो आई है उसमें 50% जो पार्ट है वो आयुर्वेद से रिलेटेड होता है और 50% पार्ट मॉडर्न साइंस से रिलेटेड होता है। तो उसमें क्या होता है यूनिकनेस में कि हम 3 सेशन होते हैं बेसिकली यूनिकनेस में। पहला सेशन होता है डायग्नोसिस का। हम उससे 200-250 क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसके थॉट पैटर्न से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, वो किस तरीके से सोचता है, उसकी इमोशनल कंडीशन, उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन, कौन सी बीमारियां हैं, वेट क्या है, इससे रिलेटेड होते हैं। उसकी जेनेटिक हिस्ट्री, यानी कि उसकी फैमिली में क्या क्या बीमारियां वो हैं। उसकी जो है ना लाइफस्टाइल, किस टाइम सोता है, किस टाइम उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसकी डाइट हिस्ट्री पूरी होती है, उसकी वेट हिस्ट्री होती है, ये सारी चीजें होती हैं उसकी। ठीक है, फिर एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट होता है आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। आयुर्वेद में क्या होता है, 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। ठीक है ना, तो उसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पे
उनकी जो है ना जांच करते हैं। तो कान कैसे हैं, आँख कैसी है, बॉडी की बिल्ड कैसी है, नाक कैसी है, दांत कैसे हैं, बाल कैसे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो तकरीबन 150 के आसपास क्वेश्चंस हमने बनाए हुए। ज़्यादातर लोग 20-30 क्वेश्चन पे ही काम करते हैं, हमने 150 से ऊपर बनाए हुए हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, ठीक है। तो एक वो पार्ट होता है। तो ये फर्स्ट सेशन होता है जिसको हम होलिस्टिक हिस्ट्री बोलते हैं, कि बंदे की कंप्लीट हिस्ट्री उसमें आ जाती है, चाहे वो किसी भी तरह उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशन से रिलेटेड हैं, उसकी कैरियर से रिलेटेड है, सब कुछ उसमें आ जाता है। ये एक हो गया जांच। सेकंड जो सेशन होता है यूनिकनेस के लिए, वो होता है रूट कोज, कि जड़ कहाँ पर है, किस चीज की जड़ है। तो पहली चीज तो रूट कोज में क्या देखते हैं हम, निकालते कैसे हैं रूट कोज, जो उसका आयुर्वेद के हिसाब से जो फिजिकल स्ट्रक्चर आया है, दूसरा उसकी जो हिस्ट्री है और करंट लाइफस्टाइल है, इन और थॉट पैटर्न, इन चारों को हम कोरिलेट करते हैं आपस में, और उसके बेस के ऊपर उसका एक रूट कोज निकालते हैं। क्या थॉट पैटर्न में प्रॉब्लम है, क्या उसकी जो है ना अंदर बॉडी में, अच्छा उसके साथ में मेडिकल टेस्ट भी करवाते हैं कि जहां जरूरत होती है। मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूं यूनिकनेस का, आपको भी सुनने में बहुत मजा आएगा। मैं एक लेडी आई मेरे पास बाई चांस, जैसे मैं अपनी क्लिनिक पे राउंड पे था मैं वैसे ही, तो वो लेडी जो है योगा करने के लिए आई थी। तो उसने हस्बैंड भी साथ थे, बाई चांस खड़े खड़े मैं मिल गया, तो मेरे से वो 2 मिनट बोला बात कर लूँ आपसे। बोला हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करने लगे तो मैंने 2 मिनट में यूनिकनेस के बारे में बता दिया। बोला ये तो बहुत अच्छी है, वो है हम पहले है ना योगा से पहले इनका यूनिकनेस ही चेक करवा लेते हैं। आपको मैं बताऊं, फर्स्ट सेशन जब हुआ, और ये एक आई ओपनिंग बात बोल रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट सेशन जब उस लेडी का हुआ मेरे साथ, जब मैं सारा उसका वो देख रहा था, तो मैंने जब उसका देखा, यहां पर है ना राइट साइड में यहां पर एक स्वेलिंग थी, ठीक है। मैं बोला ये स्वेलिंग किस चीज की है जी? बोले सर मुझे पता नहीं, यहां पर जो है ना जब मैं कुछ खाती हूं मैं, तो यहां मेरे स्वेलिंग होती है, और फिर मैं दबाती हूँ ऐसे, तो मुंह में है ना खट्टा खट्टा जूस निकलता है, और बाकी ठीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं। और ये पिछले 2-2.5 साल से है। मैं बोला डॉक्टर को नहीं दिखाया अब तक? बोले मैं 2-3 बार दिखा चुकी हूँ, उन्होंने 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दे दिया है, और बोला ठीक है कुछ नहीं है। बोला तुमने स्पेशलिस्ट को दिखाया है? बोले हाँ स्पेशलिस्ट को दिखाया मैंने, ठीक है। बोले कुछ नहीं है, वैसे ही है ये। बोले कमाल की बात है कि कोई डॉक्टर इतना नेग्लिजेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला जी अगला सेशन जो है ना हम करेंगे रुक के, अभी पहले इसका जो है ना सीटी स्कैन कराना पड़ेगा आपको। बोली सर कोई मतलब घबराने लगी, कोई बड़ी बात है कोई? बोला क्योंकि बात मुझे समझ में आ चुकी थी, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। बोला देखो पहले जो है ना आपको एक बार इसका सीटी स्कैन तो कराना पड़ेगा, ठीक है ना, और बाकी टेस्ट भी चाहिए मेरे को। तो सीटी स्कैन करवाया जी उसका। 5 mm का यहाँ एक डक्ट होती है, सलाइवरी डक्ट, जिससे लार बनती है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उससे लार निकलती है, और वो डक्ट से जो है ना मुंह में रिलीज होती है। वहां पर 5 mm का उसमें एक स्टोन था, पत्थरी जिसको बोलते हैं। यहां पर भी पथरी हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। वो पथरी थी। अब क्या होता, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं या खाने का हमारी इच्छा पैदा होती है, तो हमेशा मुंह में लार ज्यादा बनती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम मेनली जो है ना कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो वो क्या हुआ, जब वो सीक्रेट होता वहां इकट्ठा हो जाता, क्योंकि स्टोन था बाहर निकल नहीं पाता। तो अब उसने क्या किया कि उसको जब वो ऐसे दबाती तो वो हिलता, तो साइडों से वो जूस निकलता। क्योंकि वो काफी टाइम से था, पूरा निकल नहीं पाता, तो वहां पर है ना पस बननी शुरू हो गई। और वो आपको मैं बताऊं, अगर वो शायद हो सकता है 6-7 महीने या साल में कैंसर पैदा हो जाता, क्योंकि कैंसर ऐसे ही होता है, कैंसर पैदा हो जाता। अगर वो उस टाइम पर मुझे नहीं मिली होती तो, क्योंकि वो तो नॉर्मल समझ रही थी इसको। अब बोली कि मैं क्या करूं? बोला अभी भी सेकंड सेशन नहीं करूंगा मैं, अभी तू हॉस्पिटल जा, ठीक है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले, और कोई एंटीबायोटिक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ सर्जरी ही होगी इसकी। हाँ, पथरी रिमूव होगी, ठीक है। ये पथरी यहाँ की और कोई किसी कारण से नहीं हो सकती, किसी नेचुरोपैथी और उसके चक्कर में मत पड़ जाना,
ठीक है, ये पथरी सर्जरी से ही निकलेगी। उसने निकलवाई, फिर कुछ दिन के बाद सेकंड सेशन मैंने उसका लिया। ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिनको मतलब बिल्कुल जो है ना, जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और कोई बड़ी बीमारी पैदा हो जाती और उसकी यूनिकनेस की वजह से वो फाइंड आउट हुई और फिर जो है ना उसका इलाज हुआ प्रॉपर। हमारे लिए होलिस्टिक जो हेल्थ में जो हम काम करते हैं, जो हमारी होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक है, वहां पर जो हम काम करते हैं, वहां पर हमें किसी भी पैथी से कोई परहेज नहीं है। अच्छा, मतलब चाहे वो आप एलोपैथी हो, हम किसी के विरोध में नहीं है। एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्मा, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, डाइट, माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, हम इन सब से ट्रीटमेंट करते हैं और इन सब की रिक्वायरमेंट है। अब देखो ना, किसी भी योग वाले, नेचुरोपैथी वाले को देखो, मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस बात से आता है आशीष जी? किस बात से? सिर्फ एक ही बात से आता है। मैं कहता हूं अगर आप हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल रहना चाहते हो ना, तो ठेकेदारों से बच के रहना। जैसे कि? क्योंकि मार्केट में इतने ठेकेदार हैं, इतने ठेकेदार हैं। आप एक बार YouTube खोल के देख लो, एक बंदा बोलेगा ये मुद्रा लगाओ, सारी बीमारियां मिट जाएगी, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। दूसरा बोलेगा हीलिंग जो है ना करवाओ, कैंसर एकदम ठीक। पता नहीं कितने लोग जो है ना बिना मौत के मर चुके हैं सिर्फ इन ठेकेदारों की वजह से। क्योंकि ये ठेकेदार क्या कहते हैं कि योग करो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अरे आज करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, बीमारियां कई गुना बढ़ चुकी हैं। क्यों? एक बात बताओ ना, क्योंकि 99% को तो योग करवाना ही नहीं आता टीचर्स को। योग अच्छा है कि बुरा है? योग, मैं कहता हूं जितनी योग अच्छा है उतनी एलोपैथी भी अच्छी है। ओके, सीधी सी बात है। जिस टाइम के ऊपर मैं तकलीफ में हूं और उस टाइम पर कम से कम टाइम में बिना साइड इफेक्ट या कम से कम साइड इफेक्ट में जो पैथी मेरे काम आ जाए, उससे बढ़िया कोई पैथी नहीं है। ओके, सब कुछ एलोपैथी नहीं कर सकती, सब कुछ आयुर्वेद भी नहीं कर सकता और सब कुछ योग भी नहीं कर सकता, सब कुछ डाइट भी नहीं कर सकती। सब चीजों की, अब एक बात बताओ, एक इन्फेक्शन हो गया आपको, आप चौधरी बन गए कि भाई इन्फेक्शन हुआ, मैं तो दवाई नहीं खाऊंगा। अरे इन्फेक्शन इतना फैल जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा, एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। इसलिए किसी से भी परहेज नहीं है। कोई भी चीज अगर आपको सोच के समझ के उस टाइम पर जरूरत है तो लेनी ही चाहिए। आज मैं बताऊं, पहले महामारी फैलती थी, हजारों नहीं लाखों लोग यूं मरते थे। जैसे अभी आपने देखा होगा, कोरोना अभी आया था, कोरोना में लोगों ने काढ़ा पिला पिला के किडनी और लीवर खराब कर दिए लोगों के। जो काढ़ा पिला रहे थे, बिल्कुल, लाल रंग की कितने प्याला लोगों के जो है ना वो खराब हो गए। नेचुरोपैथी वालों ने जो है ना कर करके, आयुर्वेद वालों ने कर करके पिला दिए। देखो मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं जबकि हम आयुर्वेद नेचुरोपैथी के क्लिनिक चलाते हैं ठीक है ना, लेकिन हम एलोपैथी के हॉस्पिटल भी हैं, क्योंकि हमने उस मेडिकल साइंस को भी जाना है और इस मेडिकल साइंस को भी जाना है। दोनों साइंस हैं। वो कहता है असली साइंस तो यही है, नहीं, वो भी साइंस है और ये भी साइंस है। हमने ये देखना पड़ेगा कि किस टाइम पर क्या किसकी जरूरत है और क्या मेरे काम आ सकती है और कौन सी मुझे नुकसान कम से कम पहुंचाए, उसके बिना नहीं हो सकता। तो ये बी और यूनिकनेस से हो जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये यूनिकनेस से होता है। अब यूनिकनेस में जैसे सेकंड सेशन है, हम ये सारी चीजें करके उसका रूट कोज, जड़ समझ लेंगे। अब जड़ समझने के बाद, अब मैंने उसकी जड़ समझ ली, भाई तेरे को जो है ना पहले सर्जरी की जरूरत है। अभी एक लेडी का जो है ना बड़े विचित्र केस, लेडी का जो है ना उसकी जिस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं ना, वो बोले कि जो है ना मेरा प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चलता है होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम, मतलब एक रेगुलर प्रोग्राम होता है हमारा, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ऐसे चलता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, बीमारी किस तरह की है उसके हिसाब से वो प्रोग्राम चलता है। तो उसमें सबसे पहले यूनिकनेस चेक होती है और फिर जो है ना उसको फॉलो करने के लिए वो प्रोग्राम होता है जिसमें रेगुलर कंसल्टेशन और फॉलो अप, मॉनिटरिंग, ये सब कुछ होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो उस लेडी ने जो है ना मेरा यूनिकनेस चेक करवाई। पहले यूनिकनेस में जब आई उसकी प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम बता रही है ना,
वो जो है ना सारे जो सिम्टम्स जो नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और वो जो बता रही है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। तो मैं बोला देखो बहुत बड़ा जो है ना गैप आ रहा है। ठीक है ना। बोले नहीं मेरे को तो बस छोटी सी जो है ना लिवर की प्रॉब्लम है, बस मैंने रिपोर्ट दो मेरे को। 15 दिन निकाल दिए उसमें, 1 महीना निकाल दिया, रिपोर्ट नहीं। बोला नहीं अपने हस्बैंड से मिलवाओ। ठीक है ना। हस्बैंड से जो है ना मैंने बात की, 4th स्टेज का कैंसर माय गुडनेस था उसको, ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर के पास, और उसने मुझे नहीं बताया कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है, उसने नहीं बताया। कैसे पता चला? मैं जब उसके सिम्टम्स और वो मैं सारी चीजें मैं देख रहा हूं मैं, ठीक है ना, और वो क्लियरली जो है ना ये शो कर रहे हैं कि ये कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी है इसमें। ठीक है ना। और वो छुपा रही है। तब उसके हस्बैंड के साथ जब मेरी मीटिंग हुई तब जो है ना उसने बताया कि हमने इसको बता ही नहीं रखा है और इसको ये कैंसर है। बोल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ट्रीटमेंट साथ चलेंगे, एलोपैथी भी लेना होगा। कैंसर में मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसमें भी मुझे बहुत गुस्सा आता है कि सबसे बड़ी गलती करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि एलोपैथी नहीं लेनी चाहिए कैंसर में। यूं समझ लो आपको जो है ना बहुत जल्दी जो है ना वो मारने वाले हैं। मेरे एक पेशेंट था 32 साल का लड़का, उसको कैंसर था और उसको कैंसर 1st स्टेज का ही था। बस वो एक प्रोग्राम में था, उसका अर्ली डायग्नोसिस हो गया, वो भी यूनिकनेस चेक हो रही थी और उसका डायग्नोसिस हो गया। ठीक है ना। जब मैंने उसको जो है एम्स में भेजा, टेस्ट करवाया, कैंसर मिला। ठीक है। अब वो बंदा आया मेरे पास, बोला सर अब क्या करूं बताओ। मैं बोला देख एक ही बात करनी है, चाहे एम्स या कोई भी अच्छे उससे हॉस्पिटल से अपनी कीमोथेरेपी इमीडिएटली स्टार्ट करवा दे। ठीक है। या डॉक्टर जो सजेस्ट करता है वो करवा, साथ में होलिस्टिक ट्रीटमेंट, डेली आपको प्राणायाम, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद और पंचकर्मा ये भी करने होंगे, साथ में दोनों चलेंगे, तब मैं ट्रीटमेंट करूंगा। अगर तू ये सोचे कि वो नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये करूंगा, मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि कैंसर फैलता बहुत फास्ट है। आपको पता भी नहीं चलेगा, 1st स्टेज से हो सकता है 15 दिन में ही आप 3rd 4th में पहुंच जाओगे, इतना फास्ट फैलता है। अच्छा। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि ये जो है ना तेरे को करना होगा। बोला ठीक है। वो सारी बातें करके चला गया। बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है। बोला तू चिंता मत कर, एलोपैथी का तू करवा ले ट्रीटमेंट। ठीक है ना, मैं तेरे से कोई पैसे नहीं लूंगा। एक बहुत ज्यादा खर्चा था मेरे ऊपर उसका महीने का, लेकिन मैं बोला मैं करने के लिए तैयार था उसको। ठीक है ना। आया बंदा, आया ही नहीं। 1 साल के बाद आया मेरे पास, और 1 साल के बाद बेड के ऊपर आया, ब्लड की वोमिटिंग दिन में 6 से 7 बार। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट वालों ने उसको 10 से 15 दिन का टाइम दिया कि भाई तू जा, कुछ नहीं हो सकता, घर वालों के साथ अपना टाइम बिता। घर वाले बिहार में रहते थे। मेरे पास आया, गुरुजी करो कुछ। बोलो यार तू इस स्टेज में आया है, पहले आता तेरे को ये नौबत ही ना आती। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे। भाई अल्टीमेटली एलोपैथी ने तो तेरे को जवाब दे ही दिया है। आशीष जी हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। ठीक है ना। दिन में 6 से 7 घंटे उसका ट्रीटमेंट चलता था हमारे पास। ठीक है ना। 3 दिन के अंदर उसकी ब्लड की वोमिटिंग बंद हो गई, सिर्फ 3 दिन के अंदर। और 15 दिन के अंदर वो चलना फिरना शुरू कर दिया उसने, और 2 महीने में नौकरी ढूंढने लग गया। क्या बात है। और पूरा ट्रीटमेंट हमने उसका फ्री किया था। 1-1.5 लाख का खर्चा था महीने का उसका जो है साथ में रूम लेके, और वो था। ठीक है ना। ये कंडीशन में आ गया, और डॉक्टर ने बोला था 15-20 दिन है, 6 महीने तक उस बंदे का जो है ना काफी हद तक रिलीफ आ गया उसको। ओके। ठीक है। बाद में उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसने सबसे बड़ी गलती पहले भी की और फिर की, किसी बाबा के पुड़िया के चक्कर में पड़ गया कि वो वहाँ बाबा जो राजस्थान में है ना पुड़िया देते हैं और उससे जो है ना सब ठीक हो जाता है। वो कर करके 4th स्टेज में पहुंचा दिया, और उसके बाद फिर चला गया। किसी ने बता दिया यूपी में कोई पुड़िया देता है। मतलब जो बंदा बेड पे आया है, ब्लड की वोमिटिंग करते आया हुआ है, उसको हमने 6 महीने, डॉक्टर ने बोला 10-15 दिन, हमने 6 महीने जिंदा रख दिया उसको।
नौकरी ढूंढने लग गया, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद फिर पुड़िया के चक्कर में पड़ गया। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर वो ऐसी पुड़िया खाई, डेथ हो गई उसकी, रिएक्ट कर गया कुछ उसको। बस यही हमारे साथ सबसे दिक्कत है। तो जो हमें जो ना रूट कोज, मैं यूनिकनेस के बारे में बता रहा हूं, ये सारी चीज हम क्या करते हैं, उसकी जड़ पकड़ते हैं। अब यहां पर एक चीज आती है, आयुर्वेद में लोग ज्यादातर क्या करते हैं, प्रकृति तो चेक कर देते हैं कि वात है, पित्त है, कफ है, उसके हिसाब से डाइट बता दिया और उसके हिसाब से थोड़ा ट्रीटमेंट बता दिया या दवाइयां दे दी। एक मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूं, शायद कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इससे। आपको पता है 90% लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं फिर? आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, दवाइयां बेच रहे हैं, बस सिम्टम्स देख रहे हैं और दवाइयां दे रहे हैं। हाँ, जो डिब्बी पे लिखा हुआ दे दिया। वो दे दिया। भाई आपने बोला जी मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, फिक्स 2-4 दवाइयां जो हैं वो दे देंगे। दवाइयां दे रहे हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद में आज के दिन कोई बड़ा डिफरेंस है ही नहीं। वो एलोपैथी की दवाई या आयुर्वेद की दवाई, मैं कहता हूं दवाई चाहे आयुर्वेद की हो चाहे एलोपैथी की हो, अगर आपको रेगुलर लेनी पड़ रही है आपको नुकसान करेगी ही करेगी। कभी भी किसी भी दवाई को अकेला मत समझना, वो मैग्नेट है, चुंबक है, चुंबक। एक गोली खाओगे रेगुलर, आज थायराइड की गोली खा रहे हो, धीरे धीरे क्या करेगी, और दवाइयों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। आज शुगर की खा रहे हो, आज लीवर के लिए खा रहे हो, आज हार्ट के लिए खा रहे हो। मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता, धीरे धीरे और वो आनी शुरू हो जाएंगी। सेम ऐसा ही आयुर्वेद में है। आयुर्वेद को आप जो है ना ऐसा मत समझ रहे उसके साइड इफेक्ट नहीं है, अगर सही इस्तेमाल नहीं किया गया बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। और एक मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, चाहे वो डॉक्टर सत्या हो, चाहे कितना बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता हो, एक काम जरूर करना, किसी से पुड़िया मत लेना जिसके ऊपर उसकी कंपोजिशन नहीं लिखी गई है, जिसका ये नहीं पता उसके अंदर क्या है। आपको पता है सेक्सुअल जितनी भी आयुर्वेद की दवाइयां आती हैं, ज्यादातर दवाई में वायग्रा टाइप जो एलोपैथिक जो दवाइयां होती है वो डालते हैं, ज्यादातर लोग ही वो डालते हैं, पकड़े भी जाते हैं। बहुत नाम आयुर्वेद का बेच, नाम आयुर्वेद का डाल रहे हैं वही। तो इसलिए पुड़िया कभी भी किसी से मत लेना, उसके ऊपर कंपोजिशन लिखा होना चाहिए, ब्रांड का नाम लिखा होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, तभी दवाई लेना। नहीं तो लेना भी मत, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे होम्योपैथी, चाहे एलोपैथी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आयुर्वेद का अगर नुकसान किया है इन पुड़िया देने वालों ने ही किया है। चलिए सर, अब हम ना थोड़ा इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज बड़ा जरूरी है। हमने समझ तो लिया कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, रूट कोज समझ में आ गया। हाँ। लेकिन लोग यहाँ पर रिमेडी जानना चाहते हैं, इलाज जानना चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें कैसे, इन दवाइयों से छुटकारा कैसे मिले। आपने ये तो बता दिया दवाइयाँ चुंबक है। हाँ। एक ली तो 2 आएंगी, 2 फिर 4 आएंगी, 4 आएंगी, फिर वो आपको जीवन लेके चली जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन दवाइयाँ छूटे कैसे? तीसरा जो सेशन है यूनिकनेस का, दैट इज द होलिस्टिक सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूं, हल नहीं बोल रहा हूं, होलिस्टिक यानी कि संपूर्ण, पूरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एक पैथी कोई पूरा सॉल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर सर्जरी करनी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आगे तो निकाल दिया, वो एक अलग बात हो गई, ठीक है, एक चीज वो नहीं हो सकती। तो आपको होलिस्टिक सॉल्यूशन में सबसे पहला जो फोकस आपको करना होगा ना, अपने डाइट के ऊपर करना होगा। सबसे पहला फोकस, सबसे पहला तो डाइट हो गया। देखो कोई भी बीमारी है, चाहे मोटापा है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डाइट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और डाइट हेल्दी और अनहेल्दी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, अनहेल्दी क्यों खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, नहीं तो इम्यूनिटी आपकी बहुत वीक हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझाएं। वो कितने एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना में सबसे ज्यादा डेथ कहाँ हुई है? हॉस्पिटल्स में नहीं, सबसे ज्यादा डेथ यूरोपियन कंट्रीज अच्छा। और अमेरिका में हुई है सबसे ज्यादा डेथ। क्यों हुई है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक थी, क्योंकि वहां पर अडल्ट्रेशन नहीं थी। हमारी अडल्ट्रेशन ने यहां हमारे को थोड़ा सा बचा दिया, क्योंकि मैं कहता हूं ना कि क्या होता है कि अगर मान लो, जैसे आप तो फ्रेंचाइजी जो है ना का काम करते हैं, यहीं से समझते हैं बात को, ठीक है ना, कि अगर मान लो कोई बंदा, आप बिजनेस की फ्रेंचाइजी दे रहे हो, ठीक है ना, एक ऐसे बंदे को फ्रेंचाइजी दे दोगे आप जिसका कभी एक्सपोजर ही नहीं है किसी चीज का,
नहीं, मतलब ही नहीं। एक बड़े माँ बाप का बेटा है, उसको गल्ले के ऊपर बिठा दो, 1 साल के अंदर बिजनेस बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको तकलीफ नहीं आने दी। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हेल्दी रहना है तो क्या चाहिए आपको? मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी। अरे अगर परमानेंटली हेल्दी रहना है ना तो बीमारियां चाहिए। बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो क्या चाहिए? फिर तकलीफ लॉस चाहिए। और लॉस नहीं होगा तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे ये बताओ। इसका मतलब ये है कि आप गल्ले पे बैठे हो, सामान जो है दे रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ने के लिए जब रिस्क लोगे तब बिजनेस आगे बढ़ेगा, बिना रिस्क के तो नहीं बढ़ सकता। उसी तरीके से अगर आपको बीमारी नहीं लगी तो आप मुझे ये बताइए, जब बीमारी लगी नहीं, आपने बीमारी को देखा नहीं, तो आप अपनी डाइट कैसे ठीक करोगे? आप क्यों योगा करोगे? क्यों एक्सरसाइज करोगे? क्यों प्राणायाम करोगे? पहले कर लो, क्या जरूरी? बीमारी आने से पहले चालू कर लो। कौन करता है मेरे को बताओ? आप मेरे को एक बार किसी भी स्कूल में चले जाना, 1% भी अगर बच्चे मिल जाए मेरे को दिखा देना जो योगा प्राणायाम मेडिटेशन करते हो, 1% भी नहीं मिलेंगे। आने वाली, देखो हमारी जनरेशन तक का तो काम चल गया, आने वाली जनरेशन का तो यानी कि असली कलयुग का तो शुरुआत अब होगी। अगले, मैं आपको बता देता हूं, 5 साल लगा दो आप, 5 साल। अगले 5 साल में इतना बुरा हाल होना है 2 चीजों से, बीमारियां और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से। छोटे छोटे बच्चों को, 14-14 साल के बच्चों को, अब पता है क्या है, मेरे पास एक बच्चा आए, एक पेरेंट्स आए अपने बच्चे को लेके, 2 एग्जांपल दूंगा मैं यहां पर। 10वीं 11वीं क्लास का बच्चा डिप्रेशन में था भयंकर। क्यों डिप्रेशन में? क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी गर्लफ्रेंड ना हो और बॉयफ्रेंड ना हो। 10th 11th के बच्चे? हाँ जी बिल्कुल, आप स्कूलों में जाके देखो एक बार, ये हाल है। जिस तरह का नशा आज फैल चुका है स्कूलों में, बिलो 10th से आप यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, आज इंजीनियरिंग कॉलेज, लगभग 95% नशा। नशा किस टाइप का? सब तरीके का। शराब ले लो, स्मोकिंग ले लो, ड्रग्स ले लो। गांजा तो ऐसे चलता है मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे कि जो है ना ये बर्फी खा रहे हैं। ये तथ्य कुछ गलत नहीं जा रहे? बिल्कुल भी गलत नहीं जा रहे हैं। सारे मेरे पास जो है ना इसके वो हैं, आप जाके देखो ना। मैं गांजा वगैरह का ये नहीं कहूंगा इतना परसेंट, लेकिन आप पार्टी देखो उनकी एक बार। एक बात बताओ, एक मेडिकल कॉलेज में जहाँ प्रोफेसर भी है, सब कुछ, वहां पार्टी चल रही है, दारू चल रही है। नहीं होता है क्या? ये हो रहा है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं देखता हूं। हमारी आने वाली जनरेशन भी एलोपैथी में ही है। हमारी सारी मेरी क्लोज उसमें, मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं, मोर देन 50 हम डॉक्टर्स हैं। मोर देन 50 किसी फैमिली में मिलेंगे नहीं आपको। मेरे फादर की बात करूं तो हम 9 डॉक्टर हैं। अच्छा। मेरी जो जनरेशन है, मेरा बेटा अभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है, अभी गया है। मेरे बड़े ब्रदर का बेटा जो है ना AFMC पूना से अभी MBBS कर रहा है अभी, ठीक है। मेरे बड़े दूसरे ब्रदर के जो है ना वो भी सब डॉक्टर ही है, ठीक है ना। उनके बच्चे ने अभी एक ने MBBS किया और एक 2nd ईयर में है अभी। सारे मतलब वो, मैं उसी के बेस पे मैं कोई भी बात आपको हवा में नहीं बोलूंगा। तो डाइट की आप बात कर रहे थे, ठीक है ना। डाइट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट किसके हिसाब से? टोटली अपनी प्रकृति के हिसाब से। हम यूनिकनेस के 3rd सेशन में क्या देते हैं? कौन सा फ्रूट, कौन सी सैलेड, कौन से नट्स, कौन सा घी, कौन सा तेल, कौन सा अनाज आपको सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। हर चीज सबके लिए सूटेबल नहीं है। ये सैलड है, सैलड तो सबके लिए सूटेबल बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वात प्रकृति के जो लोग होते हैं, ठीक है। कभी आप एक पॉडकास्ट करना सिर्फ इसी के ऊपर, वात पित्त और कफ के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर करना, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट में बताऊं, जिनके अंदर वात प्रकृति है, कैसे पता चलेगा वात प्रकृति का? मोटा मोटा बता देता हूं। पतले होंगे, अच्छा, टिक के नहीं बैठेंगे, बहुत ज्यादा जो है ना हाथ पैर हिलाते रहेंगे, एक जगह टिक ही नहीं सकते, ठीक है। ठंड बहुत ज्यादा लगेगी उनको, वात प्रकृति के लोग, ठीक है। ठंड बहुत लगेगी। उनकी छाती कबूतर के जैसी होगी, मतलब पतली, ठीक है। कंधे जो है ना बिल्कुल सिकुड़े होंगे, मुंह जो है ना छोटा होगा, पतला होगा, नाक लंबी होगी, ठीक है। इस तरीके के लोग जो है ना वात प्रकृति के लोग होते हैं। या तो बहुत लंबे होंगे या बिल्कुल छोटे होंगे।
ये वात प्रकृति के लोग हैं। अब वात प्रकृति के आदमी को अगर आप कच्चा खिलाओगे ज्यादा, ठीक है ना, उसका वात बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, शिमला मिर्च, फिर दालें जो हैं, चना, बेसन जो वगैरह जो हैं, ये उड़द की दाल स्पेशली, राजमा, छोले, ये वात कारक है, वात बढ़ाने वाले हैं। अब अगर आप कह रहे हो कि सैलेड की प्लेट भर के खाओ जी रोज, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं ऐसे जो वात वाले होते हैं। वात वालों को सबसे ज्यादा बीमारियों का घर माना गया है। 350 से ऊपर बीमारियां होती हैं वात वालों को, ठीक है। और वात का बुढ़ापा तो बहुत ही खराब होता है। 60 साल के बाद जो है ना, वात अपने आप उम्र के हिसाब से भी वात बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब वात वाले अगर कच्चा खाएंगे, इतने पेन पैदा हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पेन उन्हीं को होते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, नसों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो उनके अंदर वात ज्यादा आ जाएगा। तो उनके लिए वो सुटेबल नहीं है कच्चा खाना। उनके लिए छोले भटूरे खिलाओ उसको, मतलब घी तेल पका हुआ खाना उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको यूनिकनेस का। एक IAS ऑफिसर हैं, ठीक है ना, अहमदाबाद जो है ना एयरपोर्ट पे थे वो, उन्होंने अपनी यूनिकनेस चेक करवाई हुई है। एक दिन है ना बड़े परेशान, फ्लाइट मिस करनी पड़ेगी, फोन आया मेरे पास, ठीक है, क्लोजली जुड़े भी हैं मेरे साथ। बोले कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, एंजाइटी बढ़ गई है, ठीक है, और क्या करूं समझ नहीं आ रहा, और फ्लाइट में जाते हुए भी डर लग रहा है। बोला कितनी देर है फ्लाइट में? बोला अभी 1 घंटा है। बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका जो है ना रिकॉर्ड निकाला और देखा, उसके अंदर वात ज़्यादा था, और जो सिम्टम बता रहे थे अभी वात एग्रीवेटेड था, ठीक है ना। बोला कुछ नहीं करना, तू यहाँ पर दुकानें हैं ना, ठीक है ना, वो देख। बोला तेरे को देख यहाँ पर कहीं छोले भटूरे दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तू एक काम कर, छोले तो ज़्यादा मत लेना, छोले तो बिल्कुल एकदम ना के बराबर, क्योंकि छोले ठीक नहीं है, उसका थोड़ा सा वो ले लेना, ठीक है ना, चने मत लेना, रसे ले लेना, और तू एक भटूरा ले ले। भाई साहब उन्होंने छोले भटूरे खाए, आधे घंटे बाद मेरे पास फोन हो, मैं तो ठीक हो गया। ये है यूनिकनेस, ऐसे काम करती है यूनिकनेस। छोले भटूरे खाकर आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल हो सकती है जी, मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड कर, सबके लिए नहीं है, हर डाइट सबके लिए नहीं है। मैं एक चीज और बोलता हूं, एक खाने का तरीका और बोलता हूं मैं, ये सबके लिए है। ड्रिंक सॉलिड, ईट लिक्विड। ये एक प्रिंसिपल मैं आपको चाहूंगा सब आज ही फॉलो करना शुरू कर दो। डाइट की बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपका शरीर खुद बता देगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ड्रिंक सॉलिड, ड्रिंक सॉलिड्स, ईट लिक्विड्स। मतलब आयुर्वेद में एक प्रिंसिपल है कि खूब चबा चबा कर खाओ, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेके जाना, ठीक है जी। और जो लिक्विड है, कुछ भी पीते हो तो मुंह में जो है ना 3-4 बार अच्छे से घुमाओ, फिर अंदर जाने दो। इसके बारे में डिटेल में तो हम आज बात नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, आपको सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? ओवर ईटिंग से। दूसरी, जो हम खा रहे हैं चबाई नहीं, दांत क्यों दिए भाई? नहीं तो निकलवा दो सारे दांत। दांत इसलिए दिए कि जो भी खा रहे हो उसको खूब चबाओ। आयुर्वेद में तो बोला जाता है 32 बार चबाओ। मैं 32 बार नहीं बोलता हूं, मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा सोचो। पहली बात तो, जब भी आप खाना खाते हो, आपका जो बाइट है वो अंगूठे की जितना होना चाहिए। हाँ, छोटी बाइट लो, हाँ। इतनी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मुंह में डालो उसको, सब्जी की 1-2 चम्मच जो डालनी है आपको डाल लो। अब इसको आराम से बैठ जाओ। हम कैसे खाते हैं? हम खाते नहीं है, डस्टबिन में डालते हैं। हमने डस्टबिन बनाया हुआ है अपने आप को। एक अकेला प्रिंसिपल है जो आपकी पूरी डाइट को ठीक करता है। और मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर अगर आपको 3 से 5 किलो वेट बिना कुछ करे कम करना है, और बिना डाइट कंट्रोल किए कम करना है, तो ये प्रिंसिपल फॉलो कर लो, गारंटी से होगा ठीक वेट कम, गारंटी से। क्या करना? बैठ गए आराम से, ऐसे हम जैसे मुंह में डाला, हमारा हाथ कहाँ जाता है एकदम दूसरे बाइट के लिए, हाँ। ऐसे नहीं करना। बैठ गए आराम से, जो है ना, आंखें बंद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इसको इतना चबा दो, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि ये पानी बन जाए, और पानी बन के अंदर अपने आप जाए, बस। और जब अंदर चला गया तब दूसरा बाइट लेना है, उससे पहले दूसरा बाइट नहीं लेना। एक प्रिंसिपल है ये, अगर आपने फॉलो कर लिया,
आपका वेट लॉस भी होगा, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी भी ठीक होगा, आपका सब कुछ होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल पूरे उसके ऊपर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सब पे काम करता है। इसलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ। देखो मेरे को नॉन वेज से मैंने अपनी जिंदगी में कभी खाया नहीं और ना मैं खाऊंगा, वो मेरा पर्सनल मैटर है। आपको क्या खाना आप डिसाइड करो, लेकिन नॉन वेज मेरे लिए जस्ट एक प्रोटीन है, ठीक है ना। मेरे को प्रोटीन जो है ना पनीर से मिलता है, दालों से मिलता है। आपको किसी को नॉन वेज से अगर मिलता हो तो नॉन वेज ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो रिलीजियस कारण हो सकता है किसी का, लेकिन वो नहीं हो सकता। पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, समोसा खाओ, टिक्की खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, नमकीन खाओ, मीठा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अंडे खाओ, डंडे खाओ, गन्ने खाते हैं ना, खाओ, जो भी खाना है। मुंह में अगर एक दाना डाला है ना आपने, एक छोटा सा टुकड़ा भी डाला है, मूंगफली का एक दाना भी डाला है, उसको इतना चबाना है, इतना चबाना है कि वो पानी बन के अपने आप अंदर जाए, और कुछ नहीं करना। डाइट के लिए अगर ये कर लिया, सारी डाइट सेट हो जाएगी, सारी डाइट इसी से सेट हो जाएगी, वेट इसी से हो जाएगा, सब कुछ इसी से हो जाएगा। हम इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, अपने सामने बिठा के मैं खिलाता हूं लोगों को, खाओ भाई, ऐसे खाना है तुम्हें, इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। ये है यूनिकनेस का जो है ना, ये है होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम। तो दूसरा, अब जो चीज अगर मान लो मुझे सूट ही नहीं करता, आपने ये तरीका तो जान लिया। अब अच्छा एक बात बताओ, आप रसगुल्ला खाओगे, एक रसगुल्ला खाया, आप उसको चबाओगे, दूसरा खा पाओगे क्या? नहीं चबाओगे तो 10 खा जाओगे। आपने मुझे मैं कहता हूं मेरे सामने बैठ के चबा के एक पिज्जा छोटे वाला 4 पीस वाला खा के दिखा दो, आप खा ही नहीं सकते। शरीर के अंदर वही जाएगा जो इसके लिए यूजफुल होगा। आप नॉन वेज खा के दिखा दो, नॉन वेज हमारा फूड नहीं है ना, आप खा के दिखाओ चबा के, खाओगे नहीं, वोमिटिंग हो सकती है आपको। मैंने देखा है लोगों को वोमिटिंग होते हुए, खाओगे ही नहीं। इसलिए आप देखो, नट्स है हमें कम खाने चाहिए, एक मुट्ठी खाने चाहिए, ठीक है। फ्रूट हमने ज्यादा खाने चाहिए। तो नट्स हार्ड क्यों बनाए हैं नेचर ने? ताकि हम उसको चबाएं ज्यादा, तो अपने आप ही कम खाएंगे। कितने नट्स खा सकते हो आप चबा चबा के? खा ही नहीं सकते। तो इसलिए खूब चबा के खाना जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर। दूसरी बात है, आपकी यूनिकनेस के हिसाब से खाना है। अब यूनिकनेस के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, तो उसमें हर बंदे आपको इसके लिए या तो हमारे पास आओ, नहीं तो कोई अच्छा आयुर्वेद का जानकार है उससे अपनी डाइट सेट करवाओ कि भाई मेरी प्रकृति चेक कर दो और क्या डाइट मैं ले सकता हूं, बता दो। अगले एक एपिसोड में आपको सब कुछ बता देंगे, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से प्रकृति के लोगों को क्या खाना चाहिए। मेरे ख्याल से सिर्फ खाने के ऊपर एक पूरा एपिसोड पूरा बिल्कुल जरूरत है जी, सिर्फ खाने के ऊपर बन मैं कह रहा हूं सर जी। देखो मैंने 20 साल काम किया है, आपको 20 साल नजर आ रहे हैं। हाँ जी। मैं पिछले 42 ईयर से काम कर रहा हूं। 8 साल की उम्र से मैंने, आप सोच सकते एक छोटा बच्चा, मैंने सबसे पहले ये जो ड्रिंक सॉलिड वाला प्रिंसिपल बताया, मैंने 11 साल की उम्र में फॉलो किया था। मैंने जो आयुर्वेद की किताब में 32 बार पढ़ा, मुझे ये नहीं पता था कि छोटा बाइट कितना होता है जी। मैं तो चने के जितना तोड़ के डालता था मुंह में, और 1-1.5 घंटे में आधी रोटी भी नहीं खा पाता था। मेरा वेट कम हो गया बहुत ज्यादा। मेरी माँ डॉक्टर के पास लेके गई, बोली जो अनिस को पता नहीं क्या हो गया, चिड़िया की तरह चुगता रहता है, ठीक है ना, और खाता जो है ना है नहीं, वजन कम होता जा रहा है इसका। तब डॉक्टर ने समझाया, बेटा छोटे बाइट का मतलब चने के जितना नहीं होता, मतलब एक मीडियम साइज का वो लेना है। तब मुझे ये समझ में आया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, वो आज की नहीं है, 40 साल के ऊपर की नॉलेज है। ये बिल्कुल ठीक है। पहले मैं 20 साल से मैं प्रोफेशनली काम करना शुरू किया मैंने, और उससे पहले 20 साल मैंने जो काम किया है वो अपने ऊपर। आपको पता है, मैं जब 11 साल का था तब कम से कम 40 से 50 बच्चों को रोज पढ़ाता था मैं। हाँ जी बिल्कुल, अपनी क्लास के बच्चों को अपने घर बुला के पढ़ाता था मैं। तो मेरी जो नॉलेज है वहां से है, जहां से योग शुरू किया मैंने, मेडिटेशन शुरू की, आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया। तो वो सारी जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, ठीक है ना। और जो जरूरत है, जो डिग्रियों की जरूरत है, मैं मानता नहीं मुझे रिक्वायरमेंट है उन डिग्रियों की, क्योंकि वो पैक करके मैंने रखी हुई है, क्योंकि कभी जरूरत
पढ़ी नहीं उन डिग्रियों की, बहुत सारी, चाहे वो योग में हो, चाहे नेचुरोपैथी में हो, चाहे आयुर्वेद में, हर चीज़ उसमें कई डॉक्टरेट मैंने की हैं, लेकिन उनको मैं कभी भी कहीं बताता नहीं हूँ, कोई वो नहीं करता क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मेरी वेबसाइट पे भी यही लिखा हुआ है, अगर मुझे जानना है ना तो मेरी डिग्रियों से नहीं, एक बार मेरा कोई भी प्रोग्राम अटेंड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। क्या वो फ्री में भी ज्वाइन कर सकता है? बिल्कुल फ्री में कर सकता है। कैसे? मैं दो चीजें बोलता हूँ, मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं, फ्री में भी मेरी वर्कशॉप होती हैं, ठीक है, और पेड भी होती हैं। पेड भी क्या होती है? नॉमिनल होती है पेड, 2-3 हज़ार में, ठीक है, और जो फ्री होती हैं 5 दिन का, कभी 10 दिन का हम फ्री निकालते हैं। अभी तो मैं बहुत सारी जो है ना फ्री करने वाला हूँ ऑनलाइन। देखो, नॉलेज लेने वाला चाहिए, फॉलो करने वाला चाहिए, दुनिया में कमी नहीं है, कमी नहीं है, ठीक है ना। बस हमारे में फर्क यही है कि हम साइंटिफिक रूप से हजारों लोगों के ऊपर काम करने के बाद, जैसे आज हम दोनों बैठे हैं ना, ऐसे मैं 25 रिकॉर्ड है मेरे पास, 25,000 से ऊपर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे चुका हूं, ऐसे बिठा के 1 to 1, बिल्कुल 1 to 1। और वो ट्रीटमेंट नहीं कि जस्ट कंसल्टेशन, नहीं जी, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बंदा साथ लग के उसके साथ तब किया है। तो जो मैंने 3rd सेशन बताया ना यूनिकनेस का, उसमें होता क्या, डाइट का पूरा पता चल गया आपको, क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। आपका थॉट पैटर्न कैसे चेंज होगा ये उसमें बताते हैं, आपको कौन सी पैथी काम करेगी आपके ऊपर वो बताते हैं, फिर आपको योग करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ये सारी चीजें आपको 25 से 30 पेज की एक पूरी रिपोर्ट बना के देते हैं, और एक क्लेम भी करते हैं साथ में, क्या? ये रिपोर्ट गुम मत करना, ये पूरी जिंदगी काम आएगी। खांसी जुकाम से लेके कैंसर तक हर चीज का आपके लिए इलाज, दूसरे के लिए नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है। डायबिटीज हो गया तो क्या करना है आपको पता है। मैं सिर्फ बीमारियों पे काम नहीं करता हूं, मैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे भी काम करता हूं। आपको अगर मान लो उस रिपोर्ट में मैंने पहले ही लिख दिया ये 5 बीमारियां हैं आपको होने के सबसे ज्यादा चांस है, और कौन सी उम्र में होने के चांस है, अगर आपको पहले ही पता चल गया तो मैं उसको प्रिवेंशन बता रहा हूं ना क्या करना है। हेल्थ के लिए आशीष जी बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा योगा करने की जरूरत, ना बहुत ज्यादा। देखो बीमारी आ गई है तो करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं, प्राणायाम है, ठीक है, कैंसर वाले को मैं 5 घंटे प्राणायाम कराता हूं, जिसको कैंसर हो गया है, क्योंकि प्राणायाम से क्या होते हैं, चमत्कार होते हैं। आपको पता है 90% लोगों को तो योग से यही नहीं पता चमत्कार भी होते हैं आज के दिन, क्योंकि योग नहीं करा रहे हैं, वो एक्सरसाइज करा रहे हैं। क्योंकि आज ज्यादातर जो टीचर्स हैं उनके लिए योग पता, हमारे लिए योग क्या था, कभी रोजी रोटी का साधन नहीं हुआ। हमारे लिए जो योग था वो हमने योग को जिया है और जी रहे हैं। और लोगों के लिए, आज के युवा के लिए योग पता है क्या है, सिर्फ एक नौकरी है कि भाई मैं एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लूं और मेरे को नौकरी मिल जाए। आप किसी भी योग वाले से पूछ लेना, मैं लिख के गारंटी दूंगा, क्योंकि मैं सैकड़ों इंटरव्यू लेता हूं योग टीचर्स का, बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए लिखूंगा, उनसे ये पूछ लेना बेटा तू योग प्रैक्टिस करता कितनी है, करते ही नहीं है। 90% तो करते ही नहीं है उनको। और प्राणायाम का तो मतलब ही नहीं है करने का, एक्सरसाइज तो थोड़ी बहुत है कर भी लेंगे। बताओ ठीक कैसे करेंगे आशीष जी। अब हमने एक संकल्प लिया है, बस इस 20 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब एक संकल्प लिया है, अब पूरे देश को स्वस्थ करना है। जिस तरह से दिल्ली में हमारे डॉक्टर सत्याज होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर सत्याज योगा क्लिनिक चल रहे हैं ना, अब पूरे देश, पहला 5 साल अगले देश के ऊपर और फिर इंडिया से बाहर भी 5 साल में हमने संकल्प लिया 200 से 300 जो है ना ऐसे क्लिनिक खोलने हैं जहां पर उनको चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल, चाहे इमोशनल, हर बीमारी का एक्यूरेट हल मिल जाए। क्योंकि यूनिकनेस का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, जब यूनिकनेस पता चलती है ना, एक्यूरेट प्रिवेंशन होता है। आप एक बात बताओ, एक होम रेमेडी देखना, आप एक चीज के लिए, जुकाम के लिए होम रेमेडी ढूंढना, हजारों होम रेमेडी दे देंगे। अरे मैं क्या क्या करूंगा यार, एक आदमी आप ये बताओ ना, एक आदमी क्या क्या करेगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं उसके लिए एक्यूरेट, मेरे लिए अगर मुझे जुकाम हो गया तो मुझे क्या करना है, 1 2 3 4, भाई ये पसंद नहीं है तो ये कर ले, ये नहीं है तो ये कर ले।
हमारे उसमें पता है क्या होता है, यूनिकनेस में सबसे बड़ी बात होता है ऑल्टरनेट कि और इसकी खूबी होलिस्टिक की सबसे बड़ी यही है कि आपको ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं। कि अगर मान लो मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, कि बंदा ये बोलता है जी मुझे ये खाना पसंद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे को उसका ऑल्टरनेट दे देंगे। ये पसंद नहीं है तो इसका ये ऑल्टरनेट दे देंगे। और हमारे होलिस्टिक में जो है ना, खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको सूट करना चाहिए। ठीक बात है, आपकी यूनिकनेस के हिसाब से होना चाहिए, वो पता चल जाएगा यूनिकनेस। बिल्कुल, वो यूनिकनेस से पता चल जाएगा क्या सूटेबल है क्या सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपको 5 बीमारियां टॉप पता चल गई, भाई इस उम्र में ये बीमारी मेरे को लग सकती है, आज से मैं समझ जाऊं। वो अगली 5 मैंने बता दिया, ये 50-50 चांस है, थोड़ा सा ध्यान, और मैं कहता हूं तू कुछ कर ले, ये बीमारियां तेरे को नहीं हो सकती, उनकी लिस्ट मिल गई, तो पूरी बीमारियों की लिस्ट मिल जाती है। और इससे भी बड़ी बात है, यूनिकनेस में सिम्टम्स की लिस्ट मिल जाती है कि ये आना शुरू। अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी बीमारी, कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी या मोटापा एक दिन में नहीं होता। हाँ, ये लंबा प्रोसेस है। ये तो लंबा प्रोसेस है, 5, 10, 15। हमारे को तब दिखाई देने लगा जब पेट बाहर आने लगा, जब लोगों को जो है ना दिखाई देने लग गया, जब हम डिस्टर्ब होने लगे, तब नजर आया है। लेकिन इसके लिए कई साल लगे हैं पैदा होने में। बिल्कुल ठीक बात है। हर पल आपके अंदर जब भी आंखों से, कानों से और इस मुंह से जब भी कुछ अंदर डालते हो, इमीडिएटली अंदर जाते ही हजारों रिएक्शन पैदा होती हैं। ठीक है ना। अब वो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, आपको बेटर करने के लिए होती हैं, कुछ होती हैं डिस्ट्रक्टिव जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए होती हैं। आप जो रील देखते हैं ना ऐसे ऐसे, सबसे ज्यादा पता है ऐसे ऐसे कौन करता है? जिनके अंदर वात ज्यादा होता है। अच्छा। और उनका वात और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे ऐसे करने से। ये जो है ना, इसलिए जो है ना लोगों के अंदर टेंशन और एंजाइटी इसीलिए बढ़ रही है। तो सारी दुनिया ही कर रही है आजकल। मैं कर रहा हूँ, सारी दुनिया अगर कर रही है, अगर वो वात वाला होगा तो उसको एंजाइटी हो जाएगी, अगर कफ वाला होगा तो नहीं होगी। अच्छा, तो इसके ऊपर तो हम फिर कभी बात करेंगे। ये तो ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, अब यूनिकनेस के बाद थर्ड सेशन में क्या हो गया, उसका आपका सॉल्यूशन पता चल गया, एक्यूरेट आपको प्रिवेंशन पता चल गया। ये नहीं है कि जी हिट एंड ट्रायल, सब जगह क्या होता है हिट एंड ट्रायल हो रहा है, ये लेके देख ले, आराम मिल जाए तो 5 दिन ये ले लेना, फिर ये ले लेना, उसमें कोई हिट एंड ट्रायल है ही नहीं भाई। एक बंदा आया मेरे पास है, ठीक है, मेरे उस पे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसका मैंने डाला हुआ भी है टेस्टिमोनियल। बंदा आया, उसके माँ बाप है ना बिल्कुल लिटरली जो है ना रोने को हो गए। पता है क्या, इंजीनियर था, बोला किसी चीज से भी है ना इसका वजन कम नहीं होता, और सीवियर ओसीडी की प्रॉब्लम है, 1-1 घंटा नहाता है। ठीक है ना, दवाई जो है ना रेगुलर लेनी पड़ रही है, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। उसके फादर ने कभी 15 साल पहले मेरी एक वर्कशॉप की थी 10 दिन की। ठीक है, और वो तब से जो है ना मेरे को फॉलो करते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम ठीक है। जब भी मेरा कोई प्रोग्राम होता है फ्री आ जाते हैं। तो वो बंदा उनको लेके आया, बोला ये इन बातों को मानता नहीं है, 27-28 साल का है, शादी भी करनी है, ठीक है ना, 120 किलो वेट है जी। अब मैं आपको बताऊं, उसका हमने यूनिकनेस जांच की और उसने 6 महीने का मेरे साथ होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम किया। क्या रिजल्ट रहा होगा? वो बंदा कह रहा है मैंने सारी डाइटिशियन, नेचुरोपैथी सब कुछ कर लिया, मेरा वजन 1-2 किलो से ऊपर होता ही नहीं है। कम ज्यादा नहीं होता। क्या रिजल्ट आया? 40 किलो वेट 6 महीने में उसने कम किया मेरे साथ। और 10 किलो मेरे मना करने के बाद भी, भाई तेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, और बोल नहीं मैं तो विराट कोहली का, मेरी हाइट और विराट कोहली की हाइट बिल्कुल बराबर है। विराट कोहली का वजन 70 किलो है, मैं तो 70 किलो करूंगा। मैंने मना किया था कि मोला भाई तेरे बॉडी का स्ट्रक्चर और उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मोला चलो कोई मर्जी है, मैं नहीं कराऊंगा लेकिन आगे, ठीक है ना। लेकिन खुद नहीं अपना और वेट कम कर लिया, और उसका 7 महीने में 6 महीने में 40 किलो हो गया, आइडियल वेट पे आ गया, ठीक है ना। और उसने जो है ना 10 किलो वेट और कम कर लिया खुद ने। और अब है ना उसकी जो है ना, मैंने उसको एक ही, मैं हमेशा जब भी कोई मेरा प्रोग्राम वेट लॉस के लिए करता है ना, तो एक ही बात बोलता हूँ, भाई 2 काम तेरे को करने पड़ेंगे। अगर शादी का प्लान है तो शादी अभी नहीं करेगा, 6 महीने रुक जा। और अगर नए कपड़े नहीं बनवाएगा, एडजस्ट होगा बाद में वेट, क्योंकि वेट मैं कहता हूं पहले दिन ही कम होना शुरू हो जाता है, जो मैं बताता हूं। और मैं पहले 1-1.5 महीना तो डाइट प्लान ही नहीं देता कोई भी, सिर्फ यूनिकनेस से
बस उसको प्रिंसिपल सिखाता हूँ, चबा के खा और ये खा, यही सिखाता हूँ बस। हम डाइट प्लान पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कल तू डाइट छोड़ेगा तो तेरा वेट फिर बढ़ जाएगा, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है फिर। इसलिए प्रिंसिपल्स पे फॉलो करना जरूरी है। इसलिए हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, शादी में गए, एक कॉर्नर से लगना, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तुम भी ऐसे ही करना। एक कॉर्नर से लगना, जो जो अच्छा लग रहा है सारा खा जा, सारा कुछ भी मत छोड़, जो तेरे को अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम क्या करते हैं, वेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बंदा ना तो एंजॉय कर रहा है, ना तो खा रहा है, और खा लिया थोड़ा सा तो गिल्ट में जी रहा है, तो वो सब हटा देते हैं हम। गिल्ट में नहीं जीना भाई, खाना है तो मस्ती से खा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट नहीं बढ़ेगा। आज तक किसी भी पार्टी में गया हूं, मैंने कितना भी खाया, मेरा अगले दिन वेट नहीं बढ़ा। और मैं आपके सामने 10 दिन में 15 किलो वेट बढ़ा दूंगा और अगले 10 दिन में 15 किलो कम भी कर दूंगा। मेरे पास इतना वो है, एक्सपीरियंस इतना हो चुका है। ठीक, बिल्कुल लोग करते हैं। मेरे पास है एक डॉक्टर आया था मेरे पास से, दिल्ली आता था फरीदाबाद से, जब मेरी वाइफ जो है ना एम्स में थी उस टाइम पर, होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट, वो उसके पास जो है ना डाइट और उसके लिए जो है ना वो कार्डियक डिपार्टमेंट में थी, तो उसका सर्जरी होनी थी। वेट था 143.5 kg। तो बोला कि जो है ना पहले वेट कम कर भाई, ऐसे तो वो नहीं है। तो उस टाइम पर जो है ना मेरी वाइफ ने बोला कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तेरे को मेरे हस्बैंड से मिलना पड़ेगा, और वो होलिस्टिक जो है ना तरीके से ही होगा। ये 2004 की बात है जी। ठीक है, वो बंदा आया, बोला मैं कुछ भी करो, उसके अपने फादर के साथ फरीदाबाद, छुट्टियां थी उसकी, MBBS कर रहा था वो, फरीदाबाद से डेली सुबह आता था मेरे पास 1 घंटा, 13.5 किलो वेट कम किया जी 11 दिन में। 11 दिन में 13.5 किलो? बिल्कुल जी, 11 दिन में 13.5 किलो कम किया, और वो भी खाते पीते, यूनिकनेस चेक करके और वो करके। और मैं एक बात और बोलता हूं, जिस बंदे ने अपनी एक बार यूनिकनेस चेक करवा ली और मेरा प्रोग्राम जो मैंने बताया वैसे फॉलो कर लिया, उसको जिंदगी में दोबारा मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, और ना किसी दूसरे डॉक्टर की देखने की जरूरत। अगर उसने उसको फॉलो कर लिया। अच्छा, फॉलो करने में दिक्कत क्या है? मैं तेरे को छोले भटूरे भी खिला रहा हूं, मैं तेरे को तेरे पसंद, मैं तेरे को वेज नॉन वेज के अभी चक्कर में नहीं डाल रहा, मैं तेरी जो पसंद है तू खा, मैं बोल रहा हूं, मैं तो छोटे छोटे प्रिंसिपल बता रहा हूं, वो फॉलो कर ले तू बस। अगर तू वो फॉलो कर लेगा तो तेरा हो जाएगा। तो दिक्कत ही क्या है बताओ मेरे को? एक्यूरेट। तो इससे यूनिकनेस से क्या होता है, एक्यूरेट जो है ना, बिल्कुल एकदम पॉइंट के ऊपर आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना मिल गया। आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर कैंसर है तो क्या एक्यूरेट ट्रीटमेंट होगा, अगर आपको जो है ना डायबिटीज है तो क्या एक्यूरेट। कितने लोग हैं मेरे पास जिनकी शुगर की मेडिसिन ही बंद हो गई, बिल्कुल बिल्कुल टोटली बंद हो गई। लेकिन मैंने कभी शुगर के लिए काम नहीं किया, मैंने कभी हार्ट के लिए काम नहीं किया, मैंने कैंसर के लिए कभी काम नहीं किया। मैंने तो एक ही चीज सिखाई है, होलिस्टिक अप्रोच। मैंने सिखाया है होलिस्टिक हेल्थ, क्योंकि बीमारियों की जो जड़ है ना वो सिर्फ हमारे अंदर है, एक ही है। अच्छा आप बताओ, जुखाम, खांसी, बुखार, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, पेट में दर्द, बॉडी में दर्द, वोमिटिंग, लूज मोशन, क्या बीमारी है ये? बीमारी नहीं, ये बीमारी है ही नहीं, तो क्या है? ये सिम्टम्स हैं। यही तो दिक्कत है, ये सिम्टम्स हैं। हमारे अंदर हमारी यूनिकनेस डिस्टर्ब हो गई है। वो डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे सिस्टम के ऊपर खराबी आ गई है, सिस्टम के अंदर है। और वो सिस्टम में खराबी आने की वजह से बॉडी रिएक्ट कर रही है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, वो एक्सर्ट कर रही है। और आप उसको क्या करते हैं? इलाज दवाई लेते हैं, दबाते हैं, उसको सुप्रेस करते हैं। आपको जुकाम हुआ, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई खराबी आई, तब तो जुकाम नाक बह रही है ना, पर आप नाक बहना पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपने क्या किया? उसको दवाई ले ली, उसको रोक दिया। आपको खांसी आई, इसका मतलब कोई ना कोई तो अंदर प्रॉब्लम पैदा हुई, आपने दबा दिया उसको दवाई लेके। आपने जो है ना सारी बीमारी को, वोमिटिंग, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल मटेरियल अंदर ऐसा चला गया है जो नुकसान कर रहा है, बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है वोमिटिंग से, लूज मोशन से। तो वो बीमारी थोड़ी है, वो बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। और अब आपको उसको, अगर आपने, या तो अब आपके पास चॉइस है, या तो
3 से 7 दिन का टाइम लगेगा। हम यूनिकनेस में लिख के दे देते हैं कि ये सिम्टम्स अगर नजर आ रहे हैं, हम पूरी जो है ना 40-50 सिम्टम की लिस्ट बना देते हैं। आपके लिए वो सिम्टम्स होते हैं आपकी यूनिकनेस के हिसाब से, कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल तीनों लेवल के ऊपर, कि अगर आपका बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है, अगर आपका थॉट पैटर्न ऐसा होता जा रहा है, और या फिर आपके पेट में ये हो रहा है, बॉडी में ये हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, क्या हो रहा है, ये पूरा एक लिस्ट बना के दे देते हैं सिम्टम्स की। अब हम पता क्या बोलते हैं, आप चाहते हैं कि कभी बीमारी ना आए। अगर ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं ना, तो आप ये समझ लेना आपके सिस्टम में गड़बड़ आ गई है। लेकिन वो सिम्टम सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है। अब ये जो सिम्टम्स है ना, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ये सिम्टम नजर आ रहे हैं तो 3 दिन, 7 दिन या 14 दिन, ठीक है ना, आप इसको सिम्टम्स को नेचुरल तरीके से आप ठीक कर लो। नहीं करोगे तो आप कोई ना कोई एक्सटर्नल मटेरियल यूज करोगे, दवाई लोगे या कुछ और करोगे, चाहे वो दवाई कोई भी हो, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, वो लोग। उसका मतलब ये है कि आपने उस सिम्टम को क्या कर दिया, सुप्रेस कर दिया, दबा दिया। भाई आपको हेडेक हो रहा है, अब हेडेक का क्या कारण है जी? एलोपैथी खुद ये करिए 100 से बड़े कारण है हेडेक के। कुछ ज्यादा सोच लिया, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। मेरे को जो है ना अभी जो है ना 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास नहीं है, अभी मांगने वाले आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं दवाई कितनी भी ले लूं, मेरा हेडेक का क्या होगा बताना, ठीक है ना। अब हेडेक का मतलब यह है कि मेरी मसल्स यहाँ की बहुत टाइट हो गई है, मैंने केमिकल डाल के टेम्परेरी उसको क्या दे दिया, रिलीफ दे दिया, पर मेरा परमानेंट कब ठीक होगा? 10 लाख रुपए आ जाएंगे उसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। और 10 लाख रुपए जैसे ही आए, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट ऐसे होता है। तो कोई भी जो है ना हेडेक हो, चाहे कोई भी मतलब वो हो, या चाहे आंखों में दर्द हो रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, ये सब सिम्टम्स है। हमें सिम्टम्स को सुप्रेस नहीं करना, हमने उसको समझना है कि यार मेरे साथ ऐसा मैंने क्या किया है, क्या मैंने देखा है। अब मैं बताता हूं, जो वात वाला बंदा है, अगर वो वायलेंट मूवी देखेगा, मेंटल एंजाइटी हो जाएगी उसको। जैसे धुरंधर अभी थी, मैं कहता कोई भी, मैं कहता हूँ लॉन्ग टाइम तक टीवी देखेगा तो भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। हर बंदे को अलग अलग वो है, कम से कम 10 टाइप होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है ना। अलग अलग बंदे की अलग अलग टाइप होती हैं, और मैं 10 टाइप पर काम नहीं करता, ये तो सब करते हैं आयुर्वेद में, मैं अलग उस पर काम नहीं करता, क्योंकि जमाना बदल गया, पुराना जमाना नहीं है। अब आयुर्वेद से अकेले काम ही नहीं चलता, अब प्रकृति चेक करने से कुछ नहीं होता। अब क्या है, क्योंकि आदमी जो कर रहा है उसका भी इफेक्ट है, बहुत है, उसके मॉडर्न लाइफस्टाइल का भी बहुत इफेक्ट है, उसके प्रोफेशन का भी इफेक्ट है। पहले तो ये चीजें होती नहीं थी, प्रोफेशन भी लिमिटेड 1-2 ही होते थे, खेती कर लेगा या राजा के यहाँ जो है नौकरी कर लेगा या दुकान कर लेगा, इससे ज्यादा क्या होता था। लेकिन आज तो हजारों तरह की चीजें होती हैं। तो इसलिए क्या है, एक्यूरेट सॉल्यूशन जो है ना, अगर मुझे ये मिल जाए, रेमेडी, होम रेमेडी एक्यूरेट मिल जाए कि भाई यही करनी है, हिट एंड ट्रायल नहीं करना, या मुझे बीमारी हो गई है तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट मिल जाए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ये होता है यूनिकनेस। अब 3 सेशन हो गए, अब एक 25-30 पेज की आपके पास रिपोर्ट आ गई, पूरी जिंदगी आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार है, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ लिखा है इसमें, बस अप्लाई करो, अप्लाई करो। अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप अप्लाई कर लो खुद, या हमारे साथ जो है ना होलिस्टिक हेल्थ जो मेरा प्रोग्राम है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, अगर मान लो एक बंदे का वेट है बहुत ज्यादा, तो उसको तो जो है ना देखो हेल्प चाहिए, क्योंकि बंदा क्या होता है, 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, फिर छोड़ देता है। तो हमारी पूरी एक टीम काम करती है इसके ऊपर, होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम है। पहले यूनिकनेस चेक होगी, वीकली कंसल्टेशन होती है, या तो मेरे साथ अगर कोई प्रोग्राम लेता है तो मेरे साथ होती है, नहीं तो जो हमारे 2 दूसरे डॉक्टर उनके साथ होती है। फिर उसमें योगा टीचर भी होता है, डाइट वाला भी होता है, कोऑर्डिनेटर भी होता है, 5 लोगों की एक पूरी टीम काम करती है। आप बच नहीं सकते, 24 घंटे निगरानी में हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है जिसमें आप भी होते हो, और चाहो तो अपने फैमिली मेंबर को भी डाल सकते हो। आपका अगर सुबह रिपोर्ट नहीं आई ना हमारे पास, तो आपके पास कोऑर्डिनेटर का मैसेज आ जाएगा कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, फिर दोबारा रिमाइंडर आ जाएगा, फिर भी नहीं आई तो तीसरी बार उसका कॉल ही आएगा, और फिर भी आपने नहीं को जवाब दिया तो आपके घर वालों के पास फोन आएगा। फिर इतना मतलब वो है, क्योंकि आदमी की फितरत क्या है, 2 दिन करता, 4 दिन करता, उसके बाद छोड़ देता है। हम उंगली, जैसे मैं इस प्रोग्राम के लिए हमेशा एक चीज बोलता हूं, जैसे माँ
हमें खाना खिलाती है, हमें जो है ना पकड़ के चलाती है, सब कुछ बना देती है। हम हेल्थ के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, और चाहे स्पिरिचुअल हो, इसके लिए उंगली माँ की तरह उंगली पकड़ के चलाते हैं। हम माँ जो काम करती है ना, हम यूं समझ लो अब आपको एक नई माँ मिल गई है। और जब तक आप डॉक्टर सत्या के रूप में, जब आप पूरी तरह से परफेक्टली आइडियल वेट, परफेक्ट बॉडी, यानी कि परफेक्ट बॉडी का मतलब क्या होता है? बीमारी ना होना, दवाई ना लेना, परफेक्ट बॉडी नहीं होता है। परफेक्ट बॉडी का मतलब होता है कि सुबह जब मैं उठूं, ठीक है, चाहे मैं अलार्म से उठूं चाहे बिना अलार्म के उठूं, लेकिन एकदम उठ जाऊं। ये नहीं हो कि मैं अलार्म थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और ना, ठीक है, उठूं। जब मैं टॉयलेट जाऊं तो 2-4-5 मिनट में मेरा काम हो जाए, ठीक है। मेरी बॉडी में कोई दर्द नहीं है पूरे दिन, और मुझे रात तक मैं जब काम, अगर आप रात को घर आते हैं और आपको थकान हो रही है ना, तो आप बीमार हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि आप जो काम रोज कर रहे हैं, अब मैं रोज मरीज देखता हूं, रोज मैं ये अपने प्रोग्राम करता हूं, मैं, आप मुझे रात को चाहे किसी टाइम तक भी करवाओ, मैं थकान कभी भी, आपको हर वक्त इसी ड्रेस में मिलूंगा, ऐसे ही जो है ना, जो अभी एनर्जी है ना, इसी एनर्जी में मिलूंगा। आप मेरे को चाहे रात को 9 बजे करवाओ, चाहे सुबह 4 बजे करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो काम मैं रोज कर रहा हूं, मैं थक कैसे सकता हूं? हाँ, मैं, अब आप ये बोलो कि मैं 1 क्विंटल की 10 बोरियां उठा के ट्रक में रख दूं तो मुझे थकान होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। उसके लिए जब मैं ट्रेंड कर, अब एक बंदा रोज 10 बोरी उठा के या 50 बोरी उठा के रख रहा है, वो भी कभी नहीं थकेगा, क्योंकि उसका रोज का काम है। तो आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे जॉब करते हैं, अगर आप रूटीन का काम करते हुए आपको थकान नहीं हो रही है, तो मतलब हेल्दी है, नहीं तो बीमार हैं आप, ठीक है। तो कोई भी जो है ना, जो मैंने ये सिम्टम्स बताए, वोमिटिंग वगैरह, ये नहीं होती हैं, तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। तो परफेक्ट हेल्थ, आइडियल वेट, रिलैक्स माइंड, हैप्पी लाइफ, ये 4 गोल हैं इस होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम के। ये 4 गोल्स होते हैं। तो आपको एक सारे गोल्स मिलने वाले, मिलेंगे कहाँ? डॉक्टर सत्या होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक में। आप गूगल पे सर्च करिए, इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करिए, और वहाँ पर आपको फ्री प्रोग्राम भी मिलेगा। बिना 1 रुपया भी लगाए आप ऑनलाइन सीख पाएंगे किस तरीके से आप हेल्दी रहें, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को हर तरीके से कैसे स्वस्थ रखें। सर, मेरे ख्याल से आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं, और आपसे बात करने के लिए इतना सारा है कि मैंने एक पूरा पेज लिखा है कि मैं अगर बात करना चाहूँ तो इतने सारे अलग अलग एपिसोड्स आपके साथ हो सकते हैं। आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं वो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपके सारे सवाल आप तक पहुँचेंगे तभी हमारे इस पॉडकास्ट का जो मतलब है वो सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि हम ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। हम तो अपने लिए आपसे 1 to 1 बात कर ही लेते हैं, और आप जिस तरीके से बताते हैं, जो काम करते हैं, बिल्कुल एक अलग सी फीलिंग आ रही है। आपकी जो नॉलेज है वो आपके हर शब्द से निकल कर आ रही है। बस जो आपने बताया कि अपनी सोच पर काम करो, अपनी डाइट पर काम करो, यही बस करेंगे तो इससे हम बहुत ज़्यादा देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा, हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल रहने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जैसे जी रहे हैं ना, बस उसमें थोड़ा सा जो है ना बदलाव करना है। और कुछ, जैसे मैंने खाने में थोड़ा सा बदलाव बताया, और कुछ नहीं करना, इतना कर लो सब कुछ। क्योंकि देखो, बहुत ज्यादा नियम में अगर बांधोगे ना, बांध टूटेगा ही टूटेगा, और बांध जैसे ही टूटेगा बाढ़ आएगी, ठीक है। और बाढ़ आपको कहाँ बहा के ले जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए अपनी लाइफ को है ना यूं मत करो कि आज ही मैं सुबह, जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए भाई जल्दी? कोई जरूरत नहीं है, कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता भाई। जो तुम उठ जाओ वही ब्रह्म मुहूर्त है। ये भी सोच है हमारी, क्योंकि सारा जो, देखो, जैसा मन में डालोगे ना वैसा ही हो जाएगा। देखो, मैं 3 बजे उठता हूं, ठीक है, वो मेरी चॉइस है। लेकिन कोई बंदा 9 बजे उठता है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन यूनिकनेस आपके साथ होनी चाहिए। किस बंदे को रात को जागना चाहिए, किसको नहीं जागना चाहिए, वो यूनिकनेस से पता चल जाता है। अगर मेरी यूनिकनेस के हिसाब से मैं 3-4 बजे उठूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा होगा, हो सकता है उसको सुबह उठने के लिए यूनिकनेस अलाउ ना करे। अभी एक लेडी थी, सुबह 2 बजे उठती थी, ध्यान करती थी। मैंने सबसे पहले वो बंद करवाया उसका, बोला 6 बजे से पहले उठना ही नहीं तेरे को। अगर उठेगी तो मैं ठीक नहीं कर सकता भाई।
सीधी सी बात है। 4th स्टेज का कैंसर, ठीक है, मतलब पहले तू भाई इस टाइम नहीं उसको वो करना, तेरे को जल्दी जो है ना लेट उठना पड़ेगा। तो वो किसको कैसे जीना है ये उससे पता चलता है, और यही सारी चीजें जो है ना काम करती है। कोई अगर एक मंत्र बताना हो आपको हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, हाँ। क्योंकि हर किसी का तो यूनिकनेस अभी आपके पास है नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा मंत्र जो सब फॉलो करें और सब स्वस्थ रहें, तो क्या बताएंगे आप? देखो मैं एक ही मंत्र बताऊंगा, आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं, ऐसे बोले, हे मालिक, हे मालिक, जब यहाँ पर यस होता है, यहाँ पर यस होता है, तो वहां से भी यस मिलता है। यस मिलता है। यस का मतलब है हाँ। यस का मतलब मैं जो चाहता हूँ। हाँ। अगर यहाँ पर है, मैं कहता हूँ रास्ते अपने आप नजर आ जाएंगे। डॉक्टर सत्या जैसे लोग अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आज मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए आशीष जी को मैं जानता भी नहीं था, मिल गए। देखो कहां से कैसे मतलब वो जस्ट एक छोटी सी जो है ना एक कंसल्टेशन मैंने ली अपने काम के लिए कि भाई मैं ऑनलाइन लोगों की सेवा करना चाहता हूं, ठीक है ना, और एक रेफरेंस जो है ना आपका आया और आज हम यहाँ बैठ के जो है ना वो कर रहे हैं। तो लेकिन क्या था मेरे यहाँ पर यस था कि मुझे पहुंचना है, तभी तो आशीष जी मिले। तो हर इंसान के लिए जब वो ये डिसाइड करेगा ना कि मुझे चाहिए क्या, मुझे हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर वो सोच रहे होते हैं या उनके अंदर वो विचार आ रहे होते हैं जो नहीं चाहिए कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अरे तुम एक बार वो तो सोचना शुरू करो जो तुम्हें चाहिए, अगर वो आ गया फिर तो कुछ भी कर सकते हो यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और मुझे लगता है कि आपसे बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। आपको क्या सीखने को मिला इस पॉडकास्ट में, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाने की थोड़ी सी आदत चेंज करें और अपने लाइफ को स्वस्थ बनाएं और अपने दिमाग को यस मोड पे डालें, और आप देखिए कि आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। हमारा एक ही मकसद है आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट से कि आपकी लाइफ में चेंज आए, और इसी चेंज के लिए आज हम लेकर आए द होलिस्टिक गुरु डॉक्टर सत्या को। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत